हेलो गाइस। तो प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग जैसे मैंने तुम्हें बताया था कि मैंने डीपी के प्रॉब्लम्स को कुछ सेट्स में डिवाइड कर रखा है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं पहले सेट के बारे में, जो कि है एरे गेम प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो मैंने इसका नाम दे रखा है, तुम अपने मर्जी से भी रख सकते हो। मैंने इसका नाम एरे गेम प्रॉब्लम्स दिया है। इसको स्टार्ट करने से पहले, क्योंकि ये पहली वीडियो डीपी के ऊपर, तो मैं थोड़ा डीपी के बारे में बता देता हूँ। पर अगर तुमने पहली बार डीपी का नाम सुना है तो एक बार नीचे मैं गीक्स का एक आर्टिकल का लिंक दे रहा हूँ, तुम उसको जाके पढ़ लेना। तुम्हें कुछ बेसिक आइडिया हो जाएगा कि सब प्रॉब्लम्स और क्या क्या सब प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं, तो तुम्हें आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर आइडिया है तो तुम इस वीडियो को यहाँ से देख सकते हो। ठीक है, तो पहले डिवाइड डीपी के ऊपर एग्जैक्ट आने से पहले डीपी और डिवाइड एंड कॉन्कर में डिफरेंस क्या होता है। डिवाइड एंड कॉन्कर एक प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है जिसके अंदर तुम प्रॉब्लम को डिवाइड करते हो, ठीक है, सब प्रॉब्लम्स में, और वापस कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करके उनको मर्ज कर देते हो। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है मर्ज सॉर्ट का, जिसमें हम इसको हाफ में एरे को डिवाइड करते चलते हैं जब तक डिवाइड कर सकते हैं। जैसे ये डिवाइड करते हुए हम चले गए जब तक एक एलिमेंट बचे, फिर उसके बाद मर्ज ऑपरेशन लगाते हैं और मर्ज करते करते वापस से सब प्रॉब्लम्स पे आते आते पूरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरीके से सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना ही हुआ। और डीपी के अंदर भी हम सब प्रॉब्लम्स में ही डिवाइड करते हैं। बट दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों का डिफरेंस बहुत सिंपल सा है कि डिवाइड एंड कॉन्कर में जो मैं प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर रहा हूँ वो नॉन रिपीटिंग और नॉन ओवरलैपिंग है। मतलब जैसे मैंने जो एरे थी उसमें जो इंडेक्स था 1 से लेकर n तक एलिमेंट्स थे। ठीक है, अब मैंने हाफ में डिवाइड किया तो 1 से लेकर n/2 में डिवाइड किया, फिर n/2 से लेकर n तक डिवाइड किया। ठीक है, तो जब मैं ऐसे डिवाइड करूंगा तो तुम देखोगे जो 1 से लेकर n/2 तक मैंने जो डिवाइड करा था वो मैं एक ही बार इसको प्रोसेस कर रहा हूँ। 1 से लेकर n/2 इंडेक्स को मैं एक ही बार प्रोसेस करके सॉर्ट कर रहा हूँ, मैं दोबारा नहीं कॉल कर रहा इसको। समझ रहे हो? तो जो एक फंक्शन है, जो एक सब प्रॉब्लम के लिए कॉल हो रहा है, वो सिर्फ एक ही बार हो रहा है। मतलब मैं उसको बार बार कॉल नहीं कर रहा, तो वो रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसमें तुम सिंपल रिकर्शन से प्रोग्राम लिखोगे तो बिल्कुल टाइम कंस्ट्रेंट के अंदर रन हो जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज होती है डीपी के अंदर भी हम सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करते हैं, बट प्रॉब्लम क्या होता है, डीपी का जो कोर इंट्यूशन है वो क्या है वो समझते हैं। जैसे कि ये फिबोनाकी ट्री, मतलब फिबोनाकी नंबर्स के लिए जो ट्री बनता है वो मैंने बनाया हुआ है n=6 के लिए। तो f(6) क्या होगा? अगर तुम फिबोनाकी नंबर जानते हो तो प्रीवियस टू टर्म्स का सम होता है। ठीक है, तो f(6) होता है f(5) प्लस f(4). ठीक है, f समझ लेना फिबोनाकी फंक्शन है। ठीक है, तो जब मैं f(5) निकालूंगा तो ये वापस से खुद एक सब प्रॉब्लम है। जब मैं f(6) निकाल रहा था, मैं 6 के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। अब ये कह रहा है f(5) निकालो, तो मैं 5 के लिए आंसर निकाल रहा हूँ। तो तुमने देखा कि सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम में मैंने एक बड़ी प्रॉब्लम को तोड़ दिया, और वो क्या थी? 6 से मैं आया 5th टर्म और 4th टर्म पे। तो छोटी प्रॉब्लम्स आई। ठीक है, एज कंपेयर टू माई बिग प्रॉब्लम, जो मेरी छोटी प्रॉब्लम्स है उनका जो साइज है वो बहुत कम है, ये समझने वाली बात है। दूसरा, ये जो सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम है, मतलब इसमें भी मैं फिबोनाकी फंक्शन ही निकाल रहा हूँ, इसमें भी फिबोनाकी फंक्शन ही कॉल कर रहा हूँ बेसिकली। ठीक है, दूसरी चीज क्या है कि तुम देखोगे यहाँ पर जो f(4) का जो सब ट्री है, यहाँ पर f(4) वापस कॉल करता है 3 और 2 को, फिर 3 वापस कॉल करता है 2 और 1 को। ठीक है, और 2 और 1 बेस कंडीशंस होती हैं अपनी फिबोनाकी नंबर्स में। तो जो f(4) का सब ट्री है वो 2 बार आ रहा है, देखो यहाँ पे। और सिमिलरली f(3) देखोगे तो वो 3 बार आ रहा है। ये आ रहा है f(3), यहाँ पर f(3) और यहाँ पर f(3). तो हो क्या रहा है, जब भी मैं f(4) या f(3) कॉल कर रहा हूँ तो ये पूरा बेस कंडीशंस तक जाता है, पूरे ट्री कैलकुलेट करता है और वापस से f(4) की वैल्यू रिटर्न करता है। तो बजाय इसके, तो मेरा इंट्यूशन जो है डीपी का वो ये है कि मैं एक बार ही कैलकुलेट करूं f(4) को और उसको स्टोर कर लूं कि भैया f(4) मैंने एक बार निकाल लिया, अब जब भी दोबारा f(4) आए तो मुझे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर को वापस से सब ट्री बनाने की जरूरत नहीं है। मैं सीधा जो स्टोर की हुई वैल्यू है उसको डायरेक्टली यहाँ पर लिख सकता हूँ। इससे होगा क्या? इससे तुम्हारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो काफी रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, और तुम देखोगे कि जो ये जो ट्री तुम बनाओगे, ठीक है, तो इसमें बहुत कम कॉल्स होंगी। ठीक है, अगर तुम फंक्शन कॉलिंग के थ्रू इंप्लीमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये बेसिक पूरा इंट्यूशन था डीपी और डिवाइड एंड कॉन्कर में, ये डिफरेंस था और पूरा डीपी का ये इंट्यूशन था। आई होप समझ में आया होगा यहाँ तक। अगर नहीं आया तो मैं जो नीचे आर्टिकल दिया है उसको एक बार जाके पढ़ो, उसमें पूरी थ्योरी से समझाया है तुम्हें। ठीक है, अब अपन चलते हैं सीधा अपने क्वेश्चंस पे आते हैं। ठीक है, तो जो एरे गेम प्रॉब्लम्स हैं उसकी जो प्रॉब्लम्स की जो स्टेटमेंट्स होंगी वो कैसी होंगी। ठीक है, मेन स्टेटमेंट्स प्रॉब्लम्स पे आने से पहले इन जनरल अपन डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चंस में दिया क्या होगा और तुम्हें निकालना क्या है। ठीक है, तो तुम्हें एक एरे दी होगी इंटीजर्स की, इंटीजर्स बोल रहा हूँ मतलब पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है इसमें। ठीक है,
और दो प्लेयर एक गेम खेल रहे हैं। अब वो गेम क्या है वो बताते हैं। वो एक कंस्ट्रेंट, तुम्हें कुछ एक कंस्ट्रेंट्स दिए होंगे, ठीक है। उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए तुम्हें हर एक प्लेयर उन कंस्ट्रेंट्स को फॉलो करते हुए कुछ एलिमेंट्स को चूज करेगा इन एरे में से, ठीक है। और जब तक चूज करते रहेंगे जब तक कि इस एरे में कोई ना कोई एलिमेंट बचा होगा, ठीक है। एट लास्ट जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचे तो हर एक प्लेयर अपने पॉइंट्स निकालेगा। पॉइंट्स क्या होते हैं? सम ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। सम ऑफ एलिमेंट्स मैं बोल रहा हूँ। अब ये तुम प्रोडक्ट भी ले सकते हो, मतलब वो तुम्हारे आगे चॉइसेस के ऊपर समझ में आ जाएगा कि सम ही क्यों लिया यहाँ पर मैंने। तो सम ऑफ एलिमेंट्स लेगा और वो इसका पॉइंट ऑफ अ प्लेयर बताएगा, ठीक है। उसके पास जो एलिमेंट्स है उसका सम कर दो तो वो उसका पॉइंट्स है उस प्लेयर के। तो जिस भी प्लेयर के मैक्सिमम पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा। अब ये तुम्हारे ऊपर है, मिनिमम वाले को जिताना चाहते हो या मैक्सिमम वाले को जिताना चाहते हो, ठीक है। और ये जो गेम है, ये जो गिवन कंस्ट्रेंट्स के अकॉर्डिंग जो प्लेयर सेलेक्ट करेगा, तो ये जो प्लेयर्स हैं ये ऑप्टिमली खेलेंगे, हमें ये मानना है कि मतलब वो खुद को जिताएंगे। ऐसा नहीं होगा कि सामने वाला प्लेयर मेरा दोस्त है तो मैं उसको जिताऊंगा, नहीं। अपन इस माइंडसेट के साथ खेलेंगे कि हम जीते तो सामने वाला हारे, ठीक है। तो ऐसी कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट होने वाली है यार, ठीक है। अब इसमें फाइंड क्या करना रहता है कि दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि जो प्लेयर पहला खेलेगा क्या वो जीतेगा या ऑप्टिमली खेले तो, या फिर वो हारेगा। दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि अगर वो जीतेगा तो उसके पॉइंट्स क्या है, मतलब या मैक्सिमम पॉइंट्स अटेन्ड बाय अ प्लेयर बेसिकली, ठीक है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या आता है, तो अगर प्लेयर वन जीत रहा है तो कितने पॉइंट से जीत रहा है, मतलब क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली जब तुम प्लेयर वन के पॉइंट निकाल लोगे तो तुम प्लेयर टू के भी निकाल लोगे और बेसिकली दोनों का डिफरेंस ले लोगे। तो ऐसे कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, मतलब ये हमको फाइंड करना होगा, ठीक है। अब इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स में जो गिवन कंस्ट्रेंट है उसको मैं बदलता जाऊंगा और तुम देखोगे कि कैसे प्रॉब्लम बदलती जा रही है, बट कुछ कहीं ना कहीं अप्रोच जो है वो सिमिलर है, ठीक है। तो पहली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। पहली प्रॉब्लम क्या कहती है यार कि मेरे पास जो एरे है, ठीक है, मैं उसमें जो सेलेक्ट कर सकता हूं वो किसी एक एंड से कर सकता हूं। मतलब या तो मैं स्टार्टिंग एंड से कर सकता हूं या मैं एंडिंग एंड से कर सकता हूं। तो मतलब मैं या तो वन इस पर्टिकुलर एरे में 1547 में जो प्लेयर वन है वो सबसे पहले खेलेगा, ये रूल है, ठीक है। तो वो या तो वन सेलेक्ट करेगा या सेवन सेलेक्ट करेगा, समझ गए। अब मान लो उसने सेवन कर लिया, तो फिर जो प्लेयर टू बचेगा या तो वो ये एरे बचेगी तो इसका या तो वन सेलेक्ट करेगा या फोर। तो बेसिकली तो दो एंड्स है मेरे एरे के, मैं उन दोनों एंड्स में से एक चूज करके एक एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं वहां से। तो दो कंस्ट्रेंट हो गए, एक तो मैं एक ही एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता हूं, दूसरा कि मैं दोनों में से किसी एक एंड से कर सकता हूं, ठीक है। तो ये मेरे कंस्ट्रेंट्स है, मुझे इसके अकॉर्डिंग खेलना है गेम को, ठीक है। जो दो प्लेयर्स हैं वो इसके अकॉर्डिंग खेलेंगे और जब तक सेलेक्ट करते जाएंगे जब तक कि कोई ना कोई एलिमेंट बचा हुआ है एरे में, और दो प्लेयर गेम खेलेंगे, प्लेयर वन पहले जाएगा, ठीक है। तो अब अपन को खेलना देखना है कि ये गेम कैसे जाएगा। और जो क्वेश्चंस मैंने ऊपर लिखे हुए थे इनका आंसर देना है। क्या क्वेश्चन थे वो, ये कि प्लेयर वन जीतेगा या नहीं जीतेगा, क्या उसके पॉइंट्स होंगे, क्या डिफरेंस होगा दोनों के पॉइंट्स में, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। मान लो कि ये एरे दी हुई है तुमको 1457। अब प्लेयर वन सेलेक्ट करना चालू करेगा, तो प्लेयर वन के पास क्या ऑप्शन है, या तो वो इस एंड से वन को ले या वो दूसरे एंड से सेवन को ले, ठीक है। अब वो इस केस में जो आंसर है वो सेवन से आएगा। पर सबसे पहला जो तुम अगर कोई सोच रहा है कि मैं हर एक एंड दोनों एंड से मैक्सिमम एलिमेंट को चूज कर लूंगा और हर बार यही करता चला जाऊंगा तो मेरा आंसर मुझे मिल जाएगा, तो वो जो गलत है। क्यों गलत है, देखो। अगर मेरे पास यहाँ पर होता सेवन और यहाँ पर होता टू तो क्या करते तुम, तो अगर तुम्हारी मैक्सिमम अप्रोच से मैं देखूं तो वो वन और टू में से टू सेलेक्ट करता, ठीक है। तो यहाँ पर आता टू, ठीक है। अब उसके बाद जो अब बची हुई एरे है वो है 147। तो तुमने प्लेयर टू को जो मैक्सिमम वैल्यू वो दे दी तुमने, तो जो सेवन है वो हो सकता है कि तुम्हारे पास आता, पर अब वो तुम्हारे पास ना जाके जो प्लेयर टू है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, ठीक है। जो मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट करेगा तुम्हारे अकॉर्डिंग वो सेवन प्लेयर टू के पास चला गया, ठीक है। फिर बचेगी एरे वन और फोर, तो फिर तुम फोर सेलेक्ट करोगे और ये वन ले जाएगा और ये जीत जाएगा प्लेयर टू। बट मैं कह रहा हूँ कि ऑप्टिमली अगर कोई खेले तो इस गेम को ऐसे खेलेगा, पहले प्लेयर वन वन सेलेक्ट करेगा ये वाला, ठीक है। ये हटा दिया तुमने। अब प्लेयर टू की चांस आई, अब प्लेयर टू के पास ऑप्शन ही दो है, या तो फोर सेलेक्ट करे या वो टू सेलेक्ट करे। दोनों ही केस में या तो वो टू ले या फोर ले, जो सेवन है वो तुम्हारे पास ही आएगा। तो जो सेवन है वो तुम्हारे पास आया और जो फोर और टू है वो इसके पास आया, ठीक है। देख रहे हो, अब जो ऑप्टिमल
आंसर था उसमें प्लेयर वन जीत रहा था, बट अगर तुम्हारी वही स्ट्रेटेजी लगाता कि मैक्सिमम दोनों एंड से मैक्सिमम को चूज कर लो, तो उस केस में जो आंसर है वो गलत हो जाता, प्लेयर टू जीत जाता। तो जो ये वाली अप्रोच लगाएगा वो तो है गलत, ठीक है। हो सकता है पहली बार में कोई यही सोचे कि मैक्सिमम वाले को सेलेक्ट करूंगा, पर वो नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है, तो कुछ और अपन किसी और तरीके से टोटल सम को, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स को मैक्सिमाइज कर रहे होंगे, ठीक है। वो क्या है अपन आगे देखेंगे अभी। अब आई होप क्लियर, क्वेश्चन तो क्लियर है कि क्या करना है, ठीक है। अगर एक एलिमेंट है तो क्या आंसर आएगा, तो जब एक ही एलिमेंट है तो जो प्लेयर वन है वो उसको सेलेक्ट कर लेगा, तो जो प्लेयर वन है वो सेलेक्ट कर लेगा 3 और प्लेयर टू कुछ नहीं, 0 है इनिशियली उसका स्कोर, तो प्लेयर वन जीत जाएगा। सिमिलरली जब दो एलिमेंट्स है तो क्या होगा, जो मैक्सिमम होगा वो प्लेयर वन चुन लेगा, जो मिनिमम होगा वो प्लेयर टू चुन लेगा, तो प्लेयर वन जीत जाएगा हमेशा। अब इन जनरल अगर मैं तुमसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है, तो क्या सोचना है अपन को इस क्वेश्चन के लिए। तो इमेजिन करो कि ये लेफ्ट वाला एंड है, ये राइट वाला एंड है। तो लेफ्ट में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है L1, लेफ्ट में जो सेकंड एलिमेंट है वो है L2, ठीक है। सिमिलरली राइट में जो फर्स्ट और सेकंड एलिमेंट है वो R1 R2, ठीक है। इनके इंडेक्स है I और J, मतलब लेफ्ट का इंडेक्स है I और राइट मोस्ट का है J, तो इनसे पहले और आगे वालों का हो जाएगा I+1 और J-1, ठीक है। अब अगर मैं एक इन जनरल अप्रोच, मतलब इसमें क्या अप्रोच लगानी है, अपनी मैक्सिमम वाली तो गलत हो गई। तो इन तरह के क्वेश्चंस में तुम्हें करना क्या है, तुम्हें जस्ट विजुअलाइज करना है कि अगर तुम गेम खेलते तो कैसे खेलते, क्या क्या ऑप्शंस हैं मेरे पास, ठीक है। तो अगर मैं, ये मेरे पास एरे दी हुई है सपोज करो, ठीक है, इससे पहले और इसके बाद, मतलब ये लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट है, इसका इंडेक्स I है, ये राइट मोस्ट है जिसका J है। अगर ये मुझे एरे दी हुई है और मुझे इसके लिए अपना क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है, तो प्लेयर वन की बारी आई, तो वो क्या क्या ऑप्शन है उसके पास। सबसे पहला ऑप्शन है कि वो L1 ले, L1 ले। तो अगर वो L1 लेता है, ठीक है, मान लो कि मैंने प्लेयर वन ने L1 लिया, तो भी दो चॉइसेस आती हैं। अब वो दो चॉइसेस क्या है उसको समझना है ध्यान से। तो जब प्लेयर वन ने L1 लिया तो चांस आया प्लेयर टू का। अब प्लेयर टू के मान लो ये ले लिया P1 ने, ठीक है, तो अब L2 और R1 ये दो एंड्स बचते हैं, ठीक है। अब जो अगला प्लेयर है जो कि है प्लेयर टू, उसकी टर्न में वो या तो L2 सेलेक्ट करेगा या R1 सेलेक्ट करेगा, तो इन दोनों में से वो कौन सा करेगा। अब इसको समझो, अगर मैंने L1 लिया, ठीक है, तो जो अगला प्लेयर आएगा वो क्या करेगा, वो ये कोशिश करेगा कि उसकी चांस के बाद मुझे नुकसान हो, समझ रहे हो। मतलब ओवरऑल जो मेरा सम होता, अगर भाई प्लेयर वन ने L1 ले लिया, ठीक है, ये समझ लो गया, ठीक है। अब L2 अगर प्लेयर टू चूज करे तो जो सम आए मेरा, ठीक है, मतलब प्लेयर वन का जो टोटल सम आता, अगर प्लेयर टू L2 लेता है तो जो सम आता है वो, और R1 अगर प्लेयर टू सेलेक्ट करता तो उसके बाद जो आंसर आता है अपना, ठीक है। तो आंसर फॉर I+2, J और आंसर फॉर I+1, J-1। तो अब इन जनरल बात करते हैं यार। इन जनरल ऐसे कि मान लो कि मैंने एक एरे लिख रखी है जिसमें जो लेफ्ट मोस्ट इंडेक्स है वो है I और जो राइट मोस्ट इंडेक्स है वो है J, और सपोज करो ये मेरे एलिमेंट्स हैं, ठीक है, L मतलब लेफ्ट मोस्ट और R मतलब राइट मोस्ट, ठीक है। तो मेरे पास जो ये एरे है, अब मुझे इसके लिए अपना आंसर कैलकुलेट करना है। आंसर मतलब कि अब तुम्हें ये बताना है, सपोज करो तुम्हें सिर्फ ये बताना है कि प्लेयर वन का क्या स्कोर है, मतलब प्लेयर वन मैक्सिमम कितना स्कोर ले सकता है। तो अगर मैं प्लेयर वन का मैक्सिमम स्कोर निकाल लेता हूं, तो मैं क्या करूंगा, जब मैं प्लेयर वन मैक्सिमम स्कोर लेगा तो टोटल सम में से प्लेयर वन का माइनस कर दूंगा, तो वो प्लेयर टू का स्कोर होगा। तो इन दोनों में से जो ज्यादा होगा वो जीतेगा, ठीक है। तो बेसिकली मेरा जो टास्क आता है निकल के वो ये आता है कि मैं प्लेयर वन का स्कोर निकालूंगा, ठीक है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये अभी तक मैंने ये क्लियर नहीं किया कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही क्यों सॉल्व हो रहा है। मतलब आपने ऐसा क्या लगाया इसमें कि ये सिर्फ डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व हो रहा है अभी। तो मैं ये कहूंगा कि मान लो कि ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का नहीं है, ठीक है। तो तुम इसको कैसे सोचोगे डायनामिक प्रोग्रामिंग का है। सबसे पहले अपन ने देखा था कि मैक्सिमम चूज करता हूं दोनों एंड से, तो वो अप्रोच गलत हो रही थी, क्योंकि बहुत सारे केसेस ऐसे आएंगे जब वो गलत होगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर कोई भी प्रॉब्लम तुम्हें लगता है कि वो सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड हो सकता है, तो तुम्हें कैसे सोचना है। तो मेरे पास इन जनरल I से लेकर J तक एलिमेंट की एक एरे है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैंने एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं यहाँ पे, आंसर ऑफ स्टार्ट कॉमा एंड, ठीक है। तो मेरा जो मेन टास्क है वो ये है कि मैं
प्लेयर वन का पॉइंट निकाल लूं, मतलब पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय प्लेयर वन इन दी एरे फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, मतलब मेरी स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स के इंक्लूसिव रेंज में जो एरे बन रही है L1, जैसे इस केस में I से J जो बन रही है वो बन रही है L1 से लेकर R1 तक। तो इस एरे में प्लेयर वन अगर खेलता है, जो कि मतलब फर्स्ट टर्न प्लेयर वन लेता है, तो उसका जो मैक्सिमम स्कोर है वो क्या होगा, ठीक है। तो वो डिनोट करूंगा मैं आंसर ऑफ स्टार्ट कॉमा एंड। तो इस केस में स्टार्ट I है और एंड J है, ठीक है। तो अगर मैं लिखता हूं आंसर ऑफ I कॉमा J, तो वो क्या कैलकुलेट करके देगा मेरे को, पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय प्लेयर वन, क्योंकि प्लेयर वन पहले खेल रहा है, ठीक है। तो मैं पॉइंट्स निकाल रहा हूं प्लेयर वन के, और किस रेंज में, स्टार्ट से लेकर एंड तक की जो एरे बन रही है उसमें, ठीक है। तो अगर मैं इस आंसर वाले फंक्शन को, मतलब अब मेरा प्रॉब्लम है आंसर ऑफ स्टार्ट टू एंड, अगर मैं इस बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स में तोड़ पाया जो कि सिमिलर टाइप की हुई, मतलब वो भी किसी रेंज में लाई कर रही हूँ, बट वो छोटी रेंज में लाई कर रही है, मतलब वो सब प्रॉब्लम्स हैं, इस बड़ी से उनका जो साइज है वो छोटा है। अगर मैं ऐसा कर पाता हूँ और मैं ये देख लेता हूँ कि जो जो सब प्रॉब्लम्स मैं तोड़ रहा हूँ वो रिपीटिंग है, मतलब वो आगे जाके रिपीट होंगी, तो मैं आराम से कह सकता हूँ कि इसमें डीपी वाली अप्रोच लग रही होगी, ठीक है। अगर वो रिपीट नहीं भी कर रही ना यार, तो भी तुम उसको स्टोर करके डीपी से लगा सकते हो। तो मेन जो अपना टास्क है वो ये है कि इस प्रॉब्लम को सिमिलर टाइप की प्रॉब्लम में तोड़ना है जो कि छोटी साइज के लिए हो, ठीक है। तो अगर कभी भी तुम्हें कोई डीपी का प्रॉब्लम लगता है तो तुम ट्राई करो कि इसको सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम्स में तोड़ पाऊं। दूसरी चीज, अगर मैंने यहाँ पे स्टार्ट और एंड ही क्यों लिया, मतलब मैं इस फंक्शन में स्टार्टिंग और एंडिंग ही पास क्यों करा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को कंस्ट्रेंट दिया हुआ है। इसका आंसर यही है क्योंकि मेरे को कंस्ट्रेंट ऐसा दिया है कि मैं स्टार्टिंग या एंडिंग इंडेक्स में से किसी एक को चूज कर सकता हूँ, तो मुझे दोनों ही पता होने बहुत जरूरी है। तो किसी भी स्टेट में, मतलब किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में मुझे अगर स्टार्टिंग और एंडिंग पता है तो मैं फिर भी पता लगा सकता हूँ कि अब जो प्लेयर खेलेगा वो कौन सा चूज करेगा, ठीक है। तो मेरा जो मेन काम है यहाँ पर वो है प्लेयर वन का स्कोर निकालना, प्लेयर टू का नहीं, प्लेयर वन का, ये याद रखना, ठीक है। जो आंसर ऑफ स्टार्ट टू एंड है वो बता रहा है टोटल स्कोर ऑब्टेन्ड बाय प्लेयर वन फ्रॉम स्टार्ट टू एंड। एक बार ये समझ में आ गया तो अब आगे बढ़ते हैं। अगर मेरे को अब आंसर ऑफ I से J निकालना है, तो ये जो मेरी एरे थी I से लेकर J तक, अगर मेरे को इसके बीच में जो आंसर है वो निकालना है, मतलब प्लेयर वन का स्कोर निकालना है, तो प्लेयर वन के पास ना क्या दो ऑप्शंस होंगे, ठीक है। अब तुम देखो मैं इसको कैसे सब प्रॉब्लम्स में तोड़ रहा हूँ, यही अप्रोच तुम्हें फॉलो करनी है इन टाइप्स के प्रॉब्लम में। तो देखो मेरे पास क्या दो चॉइसेस हैं कि प्लेयर वन L1 चूज कर ले, या तो प्लेयर वन R1 चूज कर ले। करना उसको एक ही एलिमेंट है, तो वो या तो L1 चूज करेगा या वो R1 चूज करेगा। अच्छा, और वो इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन चुनेगा वो अपन डिस्कस करेंगे, वो कैसे चूज करेगा, कि भाई वो कब तो L1 चूज करेगा या वो कब राइट मोस्ट चूज करेगा, ठीक है। तो वो अपन डिस्कस करेंगे। पर मान लो अगर उसने L1 चूज किया होता, तो मैं कह रहा हूं कि प्लेयर वन ने L1 चूज कर लिया, तो सपोज करो मैं इसको मार्क कर देता हूं यहाँ पर, ये मैंने मार्क कर दिया कि मैं प्लेयर वन ने L1 ले लिया, ठीक है। अब मेरे पास जो एरे बचती है, ठीक है, अब वो क्या बचती है, I+1 से J, और मुझे जो आंसर फंक्शन देगा वो क्या देगा, प्लेयर वन का स्कोर स्टार्ट से एंड तक। तो अभी जो मेरा सब प्रॉब्लम बना I+1 से J, क्या ये सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम हुआ क्या, नहीं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन रिटर्न कर रहा था कि प्लेयर वन का क्या स्कोर होगा स्टार्ट से एंड में। अगर ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है और ये एंडिंग इंडेक्स है, जो कि है इस केस में, पर इस केस में जो मेरा गिवन जो सब प्रॉब्लम आया L2 से R1 जो सब एरे बनी, इस सब प्रॉब्लम में जो प्लेयर खेल रहा है वो प्लेयर वन नहीं है, तो बस ये प्रॉब्लम हुई। तो क्या ये सब प्रॉब्लम हुई, नहीं। तो इसको हम और तोड़ेंगे और सब प्रॉब्लम्स में तोड़ेंगे, ठीक है। वो कैसे, अब भाई प्लेयर टू अगर खेलेगा तो प्लेयर टू के पास क्या दो ऑप्शन है, या तो वो L2 ले या तो वो R1 ले, ठीक है भाई। अब इस सब एरे में जो सब एरे मेरे को मिली, जो सब प्रॉब्लम डिवाइड होके आया L1 हटाने के बाद, उसमें प्लेयर टू के पास यही तो दो ऑप्शन होंगे। तो मान लो कि उसने L2 चूज किया, L2 चूज करने के बाद उसने मान लो प्लेयर टू L2 ले गया, अपन को आंसर रिटर्न करेगा प्लेयर वन का स्कोर। तो प्लेयर टू अगर कोई एलिमेंट ले जा रहा है तो उसको ले जाने दो, मतलब तुम उसको हटा दो, उसको ऐड मत करो अपने आंसर में, समझ रहे हो। तो अब क्योंकि उसने L2 ले लिया, तो मेरे पास अब क्या सब प्रॉब्लम बनता है, अब मेरा सब प्रॉब्लम बना I+2 इंडेक्स से लेकर J तक। अब मेरे को क्या चाहिए इसका, अब मेरे को चाहिए कि प्लेयर टू ने मान लो L2 ले लिया,
तो अब प्लेयर 1 की बारी आई। प्लेयर 1 खेलेगा इस सब एरे में, और यही तो मेरे को आंसर रिटर्न करके दे रहा था। मतलब अगर मेरे को पता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है और एंडिंग इंडेक्स क्या है, तो उस रेंज में आंसर फंक्शन को अगर मैं कॉल करूं तो वो मुझे रिटर्न करके देगा पॉइंट्स ऑफ प्लेयर 1 इन दैट पर्टिकुलर रेंज। ठीक है, तो इस रेंज में अगर मैं चाहता हूं कि मुझे आंसर चाहिए प्लेयर 1 का स्कोर, तो मैं क्या करूंगा, देखो मैंने यहां पर सीधा कॉल कर दिया आंसर ऑफ i+2, j। मतलब इस रेंज में बताओ कि प्लेयर 1 कितना स्कोर ला सकता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्योंकि प्लेयर 2 ने अभी L2 लिया था, पर मैं कह रहा हूं वो R1 भी तो ले सकता है, तो जब वो R1 लेगा तो क्या सब एरे बचेगी। देखो L1 प्लेयर 1 ले गया, अब प्लेयर 2 ने R1 ले लिया, तो क्या एरे बच गई, सब प्रॉब्लम i+1 से j-1। और ये क्या सब प्रॉब्लम वही है क्या जो हम चाहते थे तोड़ना जिसमें। हाँ बिल्कुल, क्यों, क्योंकि इसमें हमको स्टार्टिंग इंडेक्स पता है, एंडिंग इंडेक्स पता है, और हमको चाहिए, क्योंकि अब प्लेयर 1 खेलेगा, क्योंकि तीसरी चांस है ये, तो हमको प्लेयर 1 के पॉइंट्स चाहिए। तो सिमिलरली मैंने यहां पर लिखा आंसर ऑफ i+1 से j-1। अब बस अब इन दोनों में से प्लेयर 2 किस तरीके से खेले कि अपन या तो ये लिखे या ये लिखे, मतलब L1 में क्या ऐड करें वो कैसे डिसाइड करें। तो यहां पर समझने की बात ये है कि प्लेयर 2 जब भी खेलेगा या प्लेयर 1 जब भी खेलेंगे वो ऑप्टिमली खेलेंगे। ऑप्टिमली खेलेंगे मतलब वो खुद को जिताना चाहेंगे, या मैं यूं कहूं कि वो सामने वाले को हराना चाहेंगे, उनको लॉस में रखेंगे, या मैं यूं कहूं उनको ऐसा वो मतलब करंट प्लेयर एक ऐसी वैल्यू उठाएगा एरे में से जिसके कारण जो टोटल सम हो अब ओपोनेंट प्लेयर का वो रिड्यूस हो जाए। समझ रहे हो। तो L1, अब मेरे को आंसर ऑफ i, j क्या दे रहा था, टोटल पॉइंट्स ऑफ प्लेयर 1, तो मैंने माना था इनिशियली L1 लिया। तो अब इन दोनों सब प्रॉब्लम में से मैं कौन सा चूज करूं, तो मेरे को कौन सा चूज करना पड़ेगा, क्योंकि प्लेयर 2 ऐसा खेल जाएगा कि मेरे को नुकसान हो, तो मेरे को यहाँ पर मिनिमम चूज करना पड़ेगा। समझ रहे हो। मैक्सिमम इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि प्लेयर 2 चाहेगा ही नहीं, प्लेयर 2 अपना मूव ऐसा ही रखेगा कि मेरे पास मिनिमम आए। ठीक है, तो मेरे पास इन दोनों में से जो मिनिमम वैल्यू होगी ना वो मेरे को मिलेगी। समझ रहे हो। तो मेरे को पता लगा कि आंसर ऑफ i, j को मैं सब प्रॉब्लम्स में से तोड़ सकता हूं, और वो सब प्रॉब्लम्स जो है वो ये होने वाले हैं। ठीक है, अब मेरे को ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई ये डीपी का प्रॉब्लम है, और डीपी के प्रॉब्लम में इसको मैं सॉल्व भी कर पा रहा हूँ। मतलब ये जो रिकरेंस तुम्हें फाइंड करना है ना, ये जो डिपेंडेंसी है कि ये कैसे सब प्रॉब्लम्स पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर तुम ये फाइंड कर लेते हो तो बस तुम्हारा मतलब डीपी की अप्रोच तुम बहुत अच्छी तरीके से सीख चुके हो। ठीक है, अब इसी में अपन आगे देखते हैं कि अगर जो प्लेयर 1 था इनिशियली, जो i, j अपन जो इनिशियल एरे थी, पूरी सब एरे की बात कर रहे थे, जो पूरी एरे की बात कर रहे थे, उसमें ही प्लेयर 1 ने R1 चूज किया। ठीक है, तो मैंने देखो यहाँ पर लिखा R1 प्लस, अब क्योंकि प्लेयर 2 की चांस आएगी तो अपन को हटानी पड़ेगी, या तो R2 हटाऊंगा या मैं L1 हटाऊंगा, जैसे मैंने यहाँ पर हटाया था। ठीक है, और फिर जो सब एरे मिलेगा, तो देखो मैंने क्या किया, पहले R1 प्लेयर 1 के पास आया तो मैंने R1 तो आंसर में ऐड किया ही। ठीक है, प्लस फिर प्लेयर 2 की चांस आई, तो अब जो प्लेयर चूज करेगा क्या मैं उसको आंसर में ऐड करूंगा, नहीं। क्यों, क्योंकि मेरे को आंसर रिटर्न करके दे रहा है प्लेयर 1 के पॉइंट्स। ठीक है, तो अब दो ऑप्शन क्या होते हैं, या तो L1 चूज करे प्लेयर 2, तो देखो L1 चूज करेगा तो मेरे पास जो सब प्रॉब्लम आएगी वो होगी i+1 से j-1। तो क्योंकि ये मेरे को प्रॉब्लम पता है, ये डिफाइन कर रखी है मैंने, ये फंक्शन डिफाइन कर ही रखा है इन जनरल, तो मैंने कॉल कर दिया आंसर ऑफ i+1 से j-1, और ये एक सब प्रॉब्लम है i से j का। ठीक है, अगर जो मेरा प्लेयर 2 है वो R2 चूज करता तो मेरे पास प्रॉब्लम टूट के हो जाती i से लेकर j-2 तक। ठीक है, तो i से लेकर j-2 तक मैंने वापस से कॉल कर दिया इस फंक्शन को। ठीक है, तो कुल मिला के जो ये रिकरेंस रिलेशन मेरे पास आया, ठीक है, वो मेरे पास क्या आया, ये या तो मैं ये चूज करूंगा किसी i, j के लिए। ठीक है, मैं मतलब इस ऑर्डर में ऑपरेशंस परफॉर्म करूंगा कि मैंने जो पूरी सब एरे थी उसका लेफ्ट मोस्ट पहले चुना। ठीक है, या फिर मैं पहले ये वाला करूंगा। अब इन दोनों में से कैसे डिसाइड करें, अब यहां पर भी समझने की चीज है कि इन दोनों में से मैं कौन सा चुनूंगा, मिनिमम या मैक्सिमम। अब देखो यहां पर मैं करंट प्लेयर कौन सा चूज करेगा, भाई मैं एक ऐसा मूव करूंगा ना जिससे मुझे फायदा हो, जिससे मेरा टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स बढ़े, तो इन दोनों का मैं मैक्स ले लूंगा। ठीक है, तो यहां पर मैक्स लिख दिया। तो इन दोनों का जो मैक्सिमम है
वो मैं चूज करूंगा और स्टोर कर दूंगा आंसर ऑफ आई कॉमा जे में। ठीक है, तो स्टोर करने के लिए अपन कैसे इंप्लीमेंट करेंगे? जब अपन स्टोर करेंगे तो कुछ नहीं, एक डीपी ऑफ आई को मतलब एक 2D मैट्रिक्स रखेंगे जिसका नाम होगा डीपी, तुम कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो इसमें डीपी ऑफ जो फर्स्ट जो इंडेक्स है वो ये बता रहा है कि स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है, और जो दूसरा इंडेक्स है वो ये बता रहा है एंडिंग इंडेक्स क्या है। ठीक है, तो आई से लेकर जे तक प्लेयर वन का मैक्सिमम स्कोर क्या है वो अपन को स्टोर करना है इसमें। तो बेसिकली इस डीपी ऑफ आई जे को तुम यहां रख दो। ठीक है, बस ये फंक्शन कॉलिंग है तो रिटर्न अपन डीपी ऑफ आई जे करेंगे। ठीक है, तो अपन डीपी ऑफ आई जे में जो आंसर यहां से निकल के आएगा, ये जो मैक्स वैल्यू निकल के आएगी वो डीपी ऑफ आई जे में स्टोर करेंगे और लास्ट में रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई जे। ठीक है, तो इससे फायदा क्या होगा कि पहली चीज, अगर तुम ये डीपी ऑफ आई जे ना लिखो, तुम हर बार फंक्शन को कॉल करो तो क्या नुकसान हो रहा है? देखो यहां पर मैंने कहा था कि मैं तोड़ पाया था सब प्रॉब्लम्स में, और सिर्फ तोड़ ही नहीं पाया था, तुम यहाँ पर ध्यान दोगे तो ये रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स भी है। यहाँ पर देखोगे तो i+1 से j-1 यहाँ एक ही स्टेप में 2 बार कॉल हो रहा है। ठीक है, तो मतलब बजाय बार बार कॉल करने के मैं क्या करता हूं, मैं अगर इसकी वैल्यू मुझे नहीं पता कि भैया मैंने तो अभी तक i+1 से j-1 सॉल्व ही नहीं किया है, तो मुझे एक बार तो उसको सॉल्व करना ही पड़ेगा। जब मैं उसको सॉल्व कर लेता हूं तो मैं उसको किसी एक मैट्रिक्स में स्टोर कर लूंगा, समझ रहे हो? जैसे मैंने आंसर ऑफ आई जे निकाला तो मैंने उसको स्टोर कर लिया। अगर मेरे को आगे जाके कहीं और आई कॉमा जे दोबारा कॉल करना पड़ गया तो मैं दोबारा कॉल नहीं करूंगा, मतलब दोबारा ऐसे रिकर्शन स्टेप्स नहीं करूंगा, इतनी मेहनत दोबारा नहीं करूंगा। मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा क्या इस पे वैल्यू है तो फिर उसको ही रिटर्न कर दो ना, मतलब मैंने कैलकुलेट कर चुका हूं। तो यही है डायनामिक प्रोग्रामिंग की अप्रोच इस प्रॉब्लम में। ठीक है, तो बेसिकली तुम कर क्या रहे हो, तुम बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम्स में तोड़ रहे हो और उसको देख रहे हो कि अगर वो रिपीट हो रही है तो उसको स्टोर भी कर ले रहे हो। ठीक है, यही पूरा इंट्यूशन था इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अब तो टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या निकल के आते हैं इसमें, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑब्टेन्ड बाय प्लेयर वन। तो अगर अपनी पूरी एरे है जिसमें n एलिमेंट्स हैं तो उसका स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स को यहाँ पर पास करा दो आंसर में, आंसर ऑफ 0,n-1। ठीक है, तो ये तुम्हें क्या रिटर्न करके देगा, टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स obtained by player 1 in the array starting from 0 to n-1। ठीक है, अब मेरे पास जब टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स आ गए P1 के, तो मैं टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स प्लेयर 2 के भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि मैं एरे के सारे एलिमेंट्स का सम निकाल लूंगा। ठीक है, एक बार ट्रैवर्स करके, और उसमें से क्या माइनस कर दूंगा, टोटल पॉइंट्स ऑफ प्लेयर 1, वो मेरे को पॉइंट्स ऑफ प्लेयर 2 दे देगा। तो ये तो था पूरा, एक तरीके से मैंने तुम्हें समझाया कि कैसे हम रिकरेंस लिखेंगे, कैसे हम देखेंगे कि ये एक डायनामिक प्रोग्रामिंग का सोल्यूशन है, मतलब डायनामिक प्रोग्रामिंग से इसका सोल्यूशन आएगा या नहीं। तो इस तरीके से सोचना है एरे गेम प्रॉब्लम्स में। तो तुम्हें खेलते जाना है, मतलब बेसिकली गेम खेलना है, एक बार विजुअलाइज करना है कि यार मैं ये चूज करूंगा तो क्या आता है, तो क्या ऑप्शन होते हैं, तो क्या मैं सेम सब प्रॉब्लम पे पहुंच रहा हूँ क्या। तो ये क्वेश्चंस करने हैं अपने आप से, और फिर एक तरीके से रिकरेंस रिलेशन लिख लेना है। ठीक है, अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन देखते हैं। तो इम्प्लीमेंटेशन में मैंने 2 चीजें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले तो ये इनपुट एरे है जो मेरे को इनपुट गिवन है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक 2D डायमेंशनल मैट्रिक्स बनाई है। ठीक है, तो इसका साइज वही, इसका जो साइज होगा वो n into n होगा, वेयर n इज द साइज ऑफ इनपुट एरे। ठीक है, तो 2 तरह के सोल्यूशन बताऊंगा मैं। एक तो टॉप टू बॉटम जिसे हम कहेंगे मेमोराइजेशन, जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है जो अपन ने अभी सोल्यूशन देखा डीपी के थ्रू, वो 2 तरीके से इंप्लीमेंट किया जा सकता है। एक तो मेमोराइजेशन से, जिसमें अपन क्या करेंगे, बड़ी सब प्रॉब्लम्स को तोड़ेंगे, छोटी में वापस कॉल करेंगे रिकर्शन से, और फिर स्टोर कर लेंगे रिजल्ट को। ठीक है, और फिर उसको रिटर्न कर देंगे। और दूसरा तरीका होता है टेबुलराइजेशन। उसमें क्या होता है कि तुम पहले छोटे छोटे प्रॉब्लम्स के रिजल्ट बनाते हो, फिर उसको ऐड करते करते बड़े के लिए भी बनाते जाते हो, तो अपन छोटे से बड़े प्रॉब्लम्स पे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका कहलाता है टेबुलराइजेशन। ठीक है, तो अपन दोनों को देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखो कि टॉप टू बॉटम अप्रोच, या फिर मैं कहूं मेमोराइजेशन में क्या करेंगे। तो कुछ बेस कंडीशन होंगी ऑब्वियसली, जब मैं रिकर्शन उसी फंक्शन को वापस कॉल कर रहा हूं तो बेस कंडीशंस तो कुछ होंगी। तो यहां पर मैंने तुम्हें बताया था कि अगर मेरे पास एरे में एक ही एलिमेंट है तो मेरे पास आंसर क्या आता था, अगर भाई मेरे पास एरे में है ही एलिमेंट 3 और प्लेयर 1 खेल रहा है पहले, तो आंसर 3 ही होगा, क्योंकि एक ही एलिमेंट उसको चूज करना है और एक ही एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, तो फिर आंसर वही होगा। तो इफ i इक्वल्स टू j, मतलब दोनों सेम ही इंडेक्स को पॉइंट कर रहे हैं, तो रिटर्न कर दो उस इंडेक्स पे जो वैल्यू है। ठीक है, अगर मेरे पास 2 वैल्यूज है मेरी एरे में, तो ऑब्वियसली जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो रिटर्न करेगा, क्योंकि 2
दो एलिमेंट्स हैं, तो एक प्लेयर 1 जब पहले खेलेगा एक तो वो ले जाएगा और दूसरा बचा हुआ प्लेयर 2 ले जाएगा, तो जो मैक्सिमम है वो प्लेयर 1 के पास जाएगा क्योंकि ऑप्टिमली खेलेगा वो, और मिनिमम प्लेयर 2 के पास। तो रिटर्न क्या करना है अपन को, प्लेयर 1 का स्कोर, तो मैक्सिमम ऑफ इनपुट ऑफ आई कॉमा इनपुट ऑफ जे। ठीक है, इसके बाद हमको बस ये चेक करना है, अगर ये दोनों बेस कंडीशंस होगा तो रिटर्न कर ही देगा, पर अगर बेस कंडीशन नहीं हुई तो तुम बस चेक करो कि इनिशियली तुमने क्या कर रखा है, डीपी ऑफ आई जे में कुछ एक एक इन्फिनिट वैल्यू या मतलब कुछ भी कहो, एक वैल्यू दे रखी है जो हमको ये बता रही है कि अभी मैंने कैलकुलेट नहीं किया है आई से जे के लिए। ठीक है, तो इनिशियली मान लो सब में इंट मिन वैल्यू है, जो मिनिमम वैल्यू मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है वो है। ठीक है, तो डीपी ऑफ आई जे अगर इंट मिन के इक्वल है तो इसका क्या मतलब है कि मैंने अभी तक एक बार भी गिवन रेंज में कैलकुलेट नहीं किया है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इंट ऑफ एक्स, जो कि अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 3 वैल्यूज निकाल रहा हूं। अब ये 3 ही क्यों निकाल रहा हूं, क्योंकि मैंने यहाँ पर देखा था कि जो मेरा रिकरेंस रिलेशन जो आया था, बेसिकली जो डिपेंडेंसी थी आई कॉमा जे की, वो किस किस पर थी। एक तो आई प्लस टू कॉमा जे पे थी, ठीक है, वो दूसरी क्या थी, आंसर ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे माइनस वन पर थी, फिर थी आई कॉमा जे माइनस टू पर, और चौथी जो थी वो वही रिपीट हो रहा था। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं यहाँ पर देख रहा हूं कि वो किस किस स्टेप को वापस कॉल कर रहा था। देखो यहाँ पर मैंने आंसर ऑफ आई कॉमा जे में क्या क्या आंसर वापस क्या कॉल कर रखा है, तो यहाँ पर मैंने रिकर्सिवली कॉल किया है उसी फंक्शन को आंसर ऑफ आई प्लस टू कॉमा जे। मतलब मैंने यहाँ पर जो सब प्रॉब्लम है वो क्या हो गई, आई प्लस टू से जे, और फिर दूसरी सब प्रॉब्लम क्या है, आई प्लस वन से जे माइनस वन, और तीसरी आई कॉमा जे माइनस टू, और ये रिपीट हो रही है। तो मेरे को यहाँ पर क्या करना है, उन तीनों सब प्रॉब्लम्स को पहले कैलकुलेट करना है। ठीक है, फिर मैं उसको स्टोर कर लेता हूँ एक्स वाई जेड में, और फिर डीपी ऑफ आई जे में स्टोर अपना फाइनल आंसर स्टोर करता हूँ आई से लेकर जे तक का। ठीक है, समझ में आया। तो मैंने पहले सब प्रॉब्लम को कैलकुलेट किया। सब प्रॉब्लम कैसे होगा, वापस से यहाँ पर जाएगा और चेक करेगा बेस कंडीशन है तो रिटर्न करेगा, नहीं है तो फिर वापस से एक्स वाई जेड निकालेगा। तो बेसिकली मैं रिकर्सिवली कैलकुलेट करता जा रहा हूँ जब तक कि कोई बेस कंडीशन नहीं मिल जाती, और फिर अपन उसको वापस से बिल्ड करते चल रहे हैं आंसर को, समझ रहे हो। तो ये होता है अपना मेमोराइजेशन स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पर जो ये अपना रिकरेंस रिलेशन आया था, ठीक है, तो तुम्हें करना क्या होता है, हर तरह के डीपी के प्रॉब्लम में बस ये एक रिकरेंस आइडेंटिफाई करना होता है, बाकी तो तुम रिकर्शन से सॉल्व कर ही सकते हो। ठीक है, जो जिस सब प्रॉब्लम्स पे डिपेंड करेगा उसको पहले निकाल लो, फिर उन सब प्रॉब्लम्स को मर्ज करके, मतलब कोई रिकरेंस तुमने निकाला ही होगा जिस पे अपना करंट आंसर डिपेंड कर रहा है, तो तुम उसकी मदद से अपना फाइनल आंसर कैलकुलेट करके स्टोर कर दो। ठीक है, तो डीपी ऑफ आई कॉमा जे, डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल्स टू, अपन ने यहाँ देखा था इनका मैक्सिमम है, मैक्स ऑफ किन दो वैल्यूज का, L1 प्लस दिस एंड R1 प्लस दिस। तो अपना L1 लेफ्ट मोस्ट वैल्यू है तो इनपुट ऑफ आई, और अपना R1 राइट मोस्ट वैल्यू है जो कि इनपुट ऑफ जे है, और ये बस वही चीजें मैंने लिखी है x कॉमा y में। ठीक है, तो ये तो तुम खुद भी देख लेना, वही चीज है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है ना, बस इसको इनकी जगह जो मैंने जिसमें स्टोर किया है वो यहाँ पे कॉल किया है। ठीक है, और लास्ट में देखो मैंने रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ आई कॉम आई जे। ठीक है, तो इस तरीके से मैं क्या करूंगा, अगर मैं मेन फंक्शन में कॉल करता हूँ सॉल्व 0 कॉमा इनपुट डॉट साइज माइनस वन, तो मतलब मैं अपनी एरे के लिए कैलकुलेट कर रहा हूँ, स्टार्टिंग इंडेक्स मेरा 0 है और एंडिंग लास्ट मोस्ट इंडेक्स है, उसके लिए मुझे आंसर चाहिए। तो अगर मैं इसको स्टोर कर लेता हूँ तो इंट आंसर इक्वल टू दिस, तो ये मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा प्लेयर 1 का स्कोर पूरी एरे के लिए। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, प्लेयर 1 का स्कोर। तो इसको मैं लिख देता हूं यहां पर प्लेयर 1 स्कोर। ठीक है, अब मेरे को अगर प्लेयर 2 का निकालना है तो तुम कैसे देखोगे, तो टोटल सम निकाल लो और टोटल सम माइनस कर दो आंस, तो ये क्या दे देगा, प्लेयर 2 स्कोर। ठीक है, तो ये ऐसे निकल जाएगा। अब इन दोनों में से जो बड़ी वैल्यू है भाई, जो भी ज्यादा स्कोर ला रहा है वो जीतेगा। तो ये एक तरीका है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अच्छा, अब इसी को एक बार अपन वैसे देख लेते हैं कि अगर मैं बॉटम टू अप बिल्ड करता तो कैसे करता। ठीक है, तो मैंने इंट सॉल्व फंक्शन वापस से लिखा हुआ है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, नीचे छोटे सा प्रॉब्लम से बड़े प्रॉब्लम्स पे जा रहा हूँ। तो यहाँ पर n डिनोट करा इनपुट का साइज, अपनी इनपुट एरे का साइज। तो कुछ जैसे अपन यहाँ पर बेस कंडीशंस लिख रहे थे, तो मैं यहाँ बेस कंडीशंस पहले बनाता जा रहा हूँ और फिर ऊपर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ पर अपन क्या कर रहे थे, ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब बड़ी प्रॉब्लम्स को तोड़ते तोड़ते जा रहा था जब तक बेस कंडीशन ना आ जाए। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, बेस कंडीशन पहले स्टोर कर लेता हूँ
कि भैया एक साइज की जब एरे है तो मतलब डीपी ऑफ आई से आई, मतलब आई से स्टार्ट होके आई पे ही खत्म हो रहा है, तो अपना आंसर वही होने वाला है। और जब दो साइज की एरे है, मतलब दो साइज की कब होगी, डीपी ऑफ आई से आई प्लस वन, तो मैक्सिमम स्टोर कर दो। समझ रहे हो? तो इन दोनों के केस में मैंने आंसर स्टोर कर लिया। अब मैं अपना लूप चला लेता हूं कि भैया मैंने 1 और 2 लेंथ की सब एरेज के लिए तो आंसर स्टोर कर लिए, अब मेरे को आंसर स्टोर करना है 3 लेंथ की सब एरेज के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद मैं स्टोर करूंगा 4 लेंथ के लिए, और उसके बाद स्टोर करूंगा 5 लेंथ के लिए। ठीक है, तो अब क्योंकि जितनी बड़ी लेंथ होगी, और मैंने कहा कि वो सब प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगी। अब सब प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली उसकी लेंथ छोटी ही होगी, तो जब मैं छोटी लेंथ का आंसर पहले ही निकाल लेता हूं तो मुझे बड़ी लेंथ के लिए वापस कॉल करने की जरूरत नहीं है। तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो प्रीवियस स्टोर्ड वैल्यू है उनकी मदद से करंट वैल्यू निकाल लूंगा। ठीक है, कैसे? लेंथ वेरी कराऊंगा 3 से n तक। ठीक है, उसी हिसाब से मेरा आई डिनोट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ माय करंट सब एरे। ठीक है, तो मान लो मेरी 3 लेंथ की सब एरे थी 1 2 3, तो मेरा आई इनिशियली यहां पर है। ठीक है, तो मेरी 3 लेंथ की सब एरे थी अगर 2 3 4, तो मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स डिनोट कर रहा है ये वाली वैल्यू। ठीक है, तो ये बस इंप्लीमेंटेशन है इस चीज की। ठीक है, जे डिनोट करेगा एंडिंग इंडेक्स, वो कैसे निकालूंगा, आई प्लस लेंथ माइनस वन। ठीक है, ये तो बेसिक मैथ्स है कि स्टार्टिंग अगर आई है और टोटल लेंथ एल ई एन है तो कैसे निकालूंगा। ठीक है, एक्स वाई जेड मैंने वही निकाला है यहाँ पर। देखो यहाँ पर मैं कॉल कर रहा था रिकर्सिवली, पर मेरे को यहाँ पर नीचे कॉल करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो छोटी लेंथ की सब प्रॉब्लम है तो मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली होगी, क्योंकि मैं लेंथ वाइज कैलकुलेट कर रहा हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो एक्स वाई जेड स्टोर कर लूंगा डीपी ऑफ आई प्लस वन से जे माइनस वन, सिमिलरली वाई स्टोर कर लूंगा, जेड स्टोर कर लूंगा। ठीक है, तो फाइनल मेरा जो डीपी ऑफ आई जे होगी वो क्या होगी, वो वही रिकरेंस रिलेशन यहाँ पर जो ऊपर लिखा था मैंने लिख दिया, ये जो लिखा हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ पर देखो वापस से मैंने लास्ट में रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ 0 से n माइनस वन। तो कुल मिला के जो अपना पूरा जो क्वेश्चन है अपन ने दो तरीके से देखा, टॉप टू बॉटम उसकी इंप्लीमेंटेशन देखी, बॉटम टू अप देखी, और दोनों ही तरीके से सेम वैल्यू आंसर आएगा, सेम ही चीज रिटर्न होगी, बस अपना इंप्लीमेंट करने का तरीका अलग है। अब कौन ज्यादा फास्ट होता है कौन स्लो होता है वो मतलब एज सच कोई रूल नहीं है कि तुम किस क्वेश्चन में बॉटम टू अप लगाओगे, किस में टॉप टू बॉटम लगाओगे। जिसमें तुम्हें ज्यादा लाइक कुछ प्रॉब्लम्स होंगे जिसमें तुम देखोगे कि तुम टॉप टू बॉटम जाओगे तो तुम्हें समझने में आसानी होगी। ठीक है, बाकी दोनों ही सेम तरीके हैं, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है, एक में तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो और एक में ऊपर से नीचे आ रहे हो। ठीक है, तो ये फर्स्ट प्रॉब्लम था। ठीक है, अब अपन चलेंगे। ठीक है, अब मतलब बेसिकली इसमें अगर प्लेयर वन का स्कोर पूछे तो डायरेक्ट फंक्शन कॉल करो, स्टोर कर लो आंसर को। अगर प्लेयर टू का पूछे तो टोटल सम में से माइनस कर लो। कौन जीतेगा वो कैसे पता लगाएंगे, जो ये क्वेश्चन से इनके आंसर बता रहा हूं मैं, कौन जीतेगा वो पता लगाएंगे जिन दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। अगर प्लेयर वन का स्कोर मैक्सिमम है तो प्लेयर वन जीतेगा, नहीं तो प्लेयर टू जीतेगा। तो ये था प्रॉब्लम वन, मतलब जिसमें अपन ने कंस्ट्रेंट लगाया था कि या तो स्टार्टिंग से चुनेगा या एंडिंग से चुनेगा, और दोनों में से एक ही चुनेगा, एक ही एलिमेंट चुन सकता है। ठीक है, अब अपन देखते हैं प्रॉब्लम। तो अब देखते हैं प्रॉब्लम टू को यार। प्रॉब्लम टू का जो कंस्ट्रेंट है बस वो कंस्ट्रेंट ही चेंज करा है, देखो बाकी सब चीजें वही है कि एक एरे दी हुई है, दो प्लेयर गेम खेल रहे हैं, तो जो कंस्ट्रेंट है मतलब किस अकॉर्डिंग प्लेयर एलिमेंट्स चूज करेंगे वो मैं बता देता हूँ। तो इसमें हम जो ऑपरेशंस हैं वो एक ही एंड पे परफॉर्म करेंगे और वो होने वाला है स्टार्टिंग एंड। ठीक है, तो ये मान लो मेरी एरे है A1 से AN, तो मेरा स्टार्टिंग एंड हुआ यहाँ से A1 से। अब मैं कैसे ऑपरेशन पर परफॉर्म करूंगा कि मैं एटमोस्ट 3 इंटीजर चुन सकता हूँ। ठीक है, एंड मिनिमम 1, तो मुझे या तो एक चुनना है, ठीक है, या दो चूज करने हैं या तीन चूज करने हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ और प्लेयर वन, मान लो प्लेयर वन ही पहले खेलेगा। ठीक है, तो प्लेयर वन या तो A1 चूज करेगा, फिर यहाँ से A2 से आगे प्लेयर टू की चांस आ जाएगी और वो चूज करेगा। ठीक है, या A1 क्या कर सकता है, A1 और A2 चूज कर लेगा और फिर सेकंड प्लेयर की चांस आ जाएगी, या A1 प्लेयर वन जो है वो A1 A2 A3 तीनों चूज कर लेगा और प्लेयर टू की चांस आ जाएगी। ठीक है, तो मैं एटमोस्ट 3 इंटीजर चूज कर सकता हूँ और मिनिमम 1। ठीक है, तो या इसको मैं कहूँ आइदर 1 2 3 इंटीजर्स में इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करूंगा और अगली प्लेयर की चांस आ जाएगी। समझ रहे हो? तो मेरे पास जो प्रॉब्लम है वो पहले इनिशियली ये गिवन है कि एक एरे गिवन है जिसमें मेरे को स्टार्टिंग इंडेक्स पता है जो कि है 0 या 1 बेस इंडेक्सिंग कुछ भी ले लो। तो अगर मैं 1 बेस लेता हूँ तो 1 स्टार्टिंग इंडेक्स हुआ और मेरे को n पता है एंडिंग इंडेक्स। ठीक है, अब मैं ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहा हूँ स्टार्टिंग एंड पे। तो अनलाइक प्रीवियस क्वेश्चन, तो इस क्वेश्चन में क्या है
अपन को एंडिंग पोजीशन से कोई मतलब ही नहीं है, मतलब ये तो हमेशा ही फिक्स रहने वाला है ना। मतलब एन अभी भी लास्ट पोजीशन है, प्लेयर 1 खेलने के बाद जब प्लेयर 2 की चांस आएगी तब भी ये लास्ट पोजीशन होगी, समझ रहे हो? क्योंकि इस पे मैं एक ही एंड पे परफॉर्म कर रहा हूँ ऑपरेशन, तो मुझे इसको देखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हो? मतलब लास्ट जो एंडिंग पॉइंट है वो तो हमेशा फिक्स रहने वाला है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि प्लेयर हैविंग मैक्सिमम पॉइंट्स विंस द गेम। तो ऐसे कर करके जब तक एलिमेंट्स रहेंगे तो प्लेयर 1 प्लेयर 2 या तो 1 2 3 में से कोई या तो एक चूज करेंगे या दो चूज करेंगे या तीन चूज करेंगे, ऐसे चलता रहेगा फ्रॉम रिमेनिंग एलिमेंट्स, ठीक है। तो जिसके पास ज्यादा पॉइंट्स होंगे वो जीत जाएगा, अगर सेम पॉइंट है तो टाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमें पता लगाना है कौन सा प्लेयर जीतेगा, ठीक है। इसमें अभी यही क्वेश्चन है कि हमें ये नहीं पता लगाना कि कौन से प्लेयर 1 के पास क्या स्कोर आएगा, हमें ये पता लगाना है कि प्लेयर 1 बीइंग द फर्स्ट प्लेयर टू स्टार्ट वेदर और नॉट ही और शी कैन विन और नॉट, ठीक है। तो प्लेयर 1 जीतेगा या नहीं, ठीक है। नहीं जीतेगा तो ऑब्वियसली बात है प्लेयर 2 ही जीतेगा, ठीक है। तो अब कुछ केसेस देख लेते हैं यार, जैसे कि अपने पास मान लो एक एरे दी हुई है जिसमें एक ही एलिमेंट है। तो अब जब अपने पास एक ही एलिमेंट है और प्लेयर 1 ऑब्वियसली 1 2 3 कुछ एटलीस्ट 1 सेलेक्ट करेगा और एटमोस्ट 3 करेगा, तो जब एलिमेंट ही एक है तो वो एक आएगा और एक ले जाएगा, ठीक है। अब एलिमेंट एरे खत्म हो जाएगी तो प्लेयर 2 का तो स्कोर 0 रहेगा और प्लेयर 1 का स्कोर होगा जितना एरे में वैल्यू होगी, ठीक है। तो अगर ये स्कोर ज्यादा है तो प्लेयर 1 जीतेगा, अगर ये स्कोर नेगेटिव हो गया तो प्लेयर 2 जीतेगा, क्योंकि इनिशियली दोनों का 0 रहता है, ठीक है। अब ये तो सिर्फ एक बेस केस जैसा मैंने बताया कि मान लो अगर एक ही एलिमेंट है तो क्या होगा, पर मैं कह रहा हूँ जैसे ये वाली एरे देखो, अगर मेरे पास एक 4 एलिमेंट की एरे है जिसमें 3 1 और एक 9 है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तो इसका आंसर ऐसे निकलेगा कि इनिशियली अगर तुम देखो कि अगर मैं मान लो प्लेयर 1 आए और सिर्फ एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करे, ठीक है, फिर प्लेयर 2 की चांस आ जाए, तो फिर अगर प्लेयर 2 की चांस आए अगर वो ऑप्टिमली खेले तो वो तो सारे ले जाएगा। तो उस केस में प्लेयर 1 के पास स्कोर आएगा 1, प्लेयर 2 के पास स्कोर आएगा 11। बट क्या प्लेयर 1 ने ऑप्टिमली खेला? नहीं। प्लेयर 1 और क्या कर सकता था, प्लेयर 1 हो सकता था कि दो स्कोर ले ले, ठीक है। तो अगर प्लेयर 1 ये दोनों 1 ले लेता तो उस केस में प्लेयर 2 के पास क्या आता, उस केस में प्लेयर 2 के पास 10 स्कोर आता। बट अभी भी क्या प्लेयर 1 ने ऑप्टिमली खेला, मतलब उसने अपना मैक्सिमम पॉसिबल स्कोर पे पहुंचा हो? नहीं। प्लेयर 1 और एक चीज कर सकता था क्या, कि वो एक और 1 ले ले, तो इस केस में जो उसका आंसर होता, जो उसका स्कोर होता, तो वो निकल के आता 3 और अपने पास जो प्लेयर 2 का स्कोर होता वो होता 9। पर अभी भी जो ओवरऑल अगर अपन स्कोर देखें तो प्लेयर 2 का ज्यादा है, तो उस वजह से प्लेयर 2 जीत जाता, ठीक है। अब तुम्हारे दिमाग में सबसे पहले तो इसको देखने के बाद ये आता होगा, मतलब मेरे दिमाग में तो आया था जब मैंने पहली बार किया था ये क्वेश्चन, तो कि मैं ऐसा कर सकता हूँ ना कि अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव 3 है, 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं, ठीक है। अगर मेरे पास कंसेक्यूटिव 3 पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उन तीनों को ले लूंगा और अगली चांस प्लेयर 2 की दे दूंगा। बट क्या इससे हमेशा आंसर सही आएगा? मैं कह रहा हूँ नहीं। क्यों? अब देखो, अगर मान लो यहाँ 2 होता और यहाँ पर 10 होता, अब क्या करते? तो अगर उस अप्रोच को फॉलो करें कि कंटिन्यूअस पॉजिटिव वैल्यूज को ले लो, तो तुम क्या करते, तुम 2 1 1 ले लेते और प्लेयर 1 को दे देते, ठीक है। और प्लेयर 1 का स्कोर क्या आता उस केस में? उस केस में प्लेयर 1 का स्कोर आता 2 + 1 जो कि होता 4, 4, ठीक है। उस केस में अगर प्लेयर 1 ने ये शुरू के 3 ले लिए तो प्लेयर 2 क्या ले जाता, 9 और 10 ले जाता और इसका स्कोर क्या आ जाता, +10 19। तो तुम्हारे हिसाब से अगर अब मैं तीनों पॉजिटिव कंसेक्यूटिव वैल्यूज आती हैं तो मैं उनको एक साथ सेलेक्ट कर रहा हूं, इस अप्रोच के साथ फॉलो करूं कि भाई मेरी स्टार्टिंग पोजीशन से जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं उनको सम करो और एट मैक्स 3 ले लो, मतलब 3 से ज्यादा पॉजिटिव है तो मत लो, बट अगर 3 से कम है तो जितनी पॉजिटिव वैल्यूज है उतना ले लो और बाकी अगला प्लेयर को चांस दे दो, ठीक है। तो तुम इस अप्रोच के साथ करोगे तो देखो इसमें गलत आंसर आ रहा है। क्यों? क्योंकि इसमें प्लेयर 1 जीत सकता है। कैसे? तो अगर तुम सिर्फ 2 चूज करो, प्लेयर 1 अगर इनिशियली सिर्फ 2 चूज करे, ठीक है, तो मैं कह रहा हूं ये +1 ना मत करो, सिर्फ अभी इनिशियली 2 लिया, तो अब प्लेयर 2 की चांस आई। अब प्लेयर 2 अगर ऑप्टिमली खेले तो क्या आंसर आना चाहिए उसका, मतलब कितना वो चूज करेगा, तो वो ये तीनों पॉजिटिव चूज करेगा इस केस में। क्यों? रीजन बीइंग अगर इसके बाद वो एक और यहाँ पर मैं कहूं कि 1 लेता है, ठीक है, तो उसके पास प्लेयर 1 आएगा
प्लेयर 1 क्या करेगा, ये तीनों ले जाएगा, ठीक है। प्लेयर 1 अगर तीनों ले गया तो पर प्लेयर 2 का स्कोर अभी भी कम रहा ना, तो वो कोशिश करेगा अपना स्कोर बढ़ाने का और सामने वाले का कम करने का। तो प्लेयर 2 ऑप्टिमली क्या करेगा, 119 तीनों को ले जाएगा। जब वो तीनों को ले गया तो उस केस में जो उसका स्कोर आएगा वो ये आएगा, और जो 10 आएगा वो कहाँ चला जाएगा, वो प्लेयर 1 में चला जाएगा। तो ऑप्टिमली अगर प्लेयर 1 ऑप्टिमली खेले तो इस केस में जो आंसर होगा वो ये होगा 11। तो प्लेयर 1 जीतेगा यहाँ पे, समझ रहे हो। तो मैं ये नहीं कह सकता कि अगर मेरे पास जितनी पॉजिटिव वैल्यूज हैं तो एटमोस्ट 3 सेलेक्ट कर ही लो, ठीक है। ये हमेशा सही आंसर नहीं देगा। वही रीजन है जो पिछले क्वेश्चन में जब मैं कह रहा था कि मैक्सिमम दो एंड पे जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको चूज करके जो तुम आंसर ला रहे थे वो गलत दे रहा था, क्योंकि तुम उसको लोकली मैक्सिमाइज कर रहे हो। मतलब लोकली मैक्सिमाइज मतलब मेरे को ओवरऑल स्कोर को मैक्सिमाइज करना है, ना कि एक इंडिविजुअल वैल्यू को, समझ रहे हो। तो जब तुम 3 पॉजिटिव को ऐड कर रहे हो तो तुम क्या कर रहे हो, तो तुम 3 का सम मैक्सिमाइज कर रहे हो, ना कि सारा स्कोर। तो तुम्हें सारे स्कोर को मैक्सिमाइज करने के लिए इसको सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो जैसे अपन ने वहां सोचा था कि यार मैं खेलूंगा इस गेम को और हर पॉसिबल ऑप्शन को जाके एक्सप्लोर करूंगा, और उस पॉसिबल ऑप्शंस में मैं देखूंगा क्या मेरे को एक सब प्रॉब्लम मिला जो कि सेम टाइप का था और रिपीटिंग है। रिपीटिंग ना भी हो पर क्या मेरे को सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो मैं कह सकता हूं कि ये इसमें डायनामिक प्रोग्रामिंग वाली अप्रोच लगेगी, ठीक है। तुम सेम पुराना वाला जो पिछले क्वेश्चन में इंट्यूशन था वही फॉलो करो, सेम वही चीज। अपन ने क्या किया था, पिछले केस में अपने पास 2 ऑप्शंस थे। वो 2 ऑप्शंस क्या थे कि मैं यहां से सेलेक्ट करूं या यहां से करूं। इसमें वो ऑप्शन नहीं है। इसमें क्या ऑप्शन है, या तो मैं 1 सेलेक्ट करूं, ठीक है, या मैं 2 सेलेक्ट करूं, या मैं 3 सेलेक्ट करूं। तो मेरे पास जो इस केस में मेरे पास जो पुराना क्वेश्चन था ना, इसमें मेरे पास 2 रो थी ना, ये L1 सेलेक्ट कर रहा था, फिर R1 सेलेक्ट कर रहा था, और इन दोनों का मैक्सिमम ले रहा था। मैं कह रहा हूं ऐसा 3 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं मेरे पास, मतलब 3 पॉसिबल चॉइसेस है। वो क्या कि भाई तुम 2 ले लो, फिर कुछ कैलकुलेशन करो, फिर कुछ रिकरेंस रिलेशन बनाओ, या तुम 2 और 1 ले लो, फिर कुछ रिकरेंस रिलेशन बनाओ, ठीक है, या तुम 2, 1 और 1 तीनों ले लो, ठीक है, क्योंकि 3 एटमोस्ट 3 सेलेक्ट कर सकता है ना, और मिनिमम 1 करना है। तो इसी अप्रोच के साथ जो अपन ने पिछला अप्लाई किया था, पिछले क्वेश्चन में रखा है, हम एक रिकरेंस निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है, और देखेंगे कि क्या आंसर क्या मेरा प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम्स में टूट रहा है। तो एक बार पॉज करो वीडियो को और खुद से लिखने की कोशिश करो, प्रीवियस क्वेश्चन का हिंट लेते लेते कि यार जैसे मैंने प्रीवियस में लिखा था क्या मैं इसमें लिख सकता हूँ, ठीक है। तो एक बार लिखो, वरना मैं नीचे डिस्कस कर लेता हूँ, ठीक है। तो अब मैं सेम इंट्यूशन फॉलो करने वाला हूं जो मैंने प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था, और वो क्या था, मैं आंसर ऑफ स्टार्ट कॉमा एंड लेता था। इसमें मेरा स्टार्ट डिनोट कर रहा है स्टार्टिंग इंडेक्स ऑफ द एरे, एंड डिनोट कर रहा है एंडिंग इंडेक्स ऑफ द एरे, और ये जो आंसर रिटर्न करके दे रहा है ये मेरे को इस एरे में प्लेयर 1 का स्कोर रिटर्न करके दे रहा है अगर वो ऑप्टिमली खेले तो, ठीक है। तो मैं अगर देखूं जो कि मेरे पास एरे जो थी उसको मैं ऐसे लिख ले रहा हूं, a of i plus 1, तो ये i से इंडेक्सिंग शुरू है और यहाँ पर सॉरी j पे खत्म है। तो सबसे पहली चीज देखने लायक यहाँ पर ये है, क्या मेरे को आखिरी इंडेक्स लेने की जरूरत है, मतलब मैं आंसर में पास करा रहा हूँ एंडिंग इंडेक्स, क्या मेरे को पास कराने की जरूरत है, ठीक है। तुमने अगर लिखा है एंडिंग इंडेक्स के साथ तो कोई दिक्कत नहीं, अगर वो सही है तो काम कर जाएगा, पर मैं कह रहा हूँ क्या ध्यान से सोचो कि क्या मेरे को एंडिंग इंडेक्स आंसर इस फंक्शन में पास कराने की जरूरत है। मैं कहता हूं नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम पास नहीं भी कराओगे तो भी मुझे पता है कि एंडिंग इंडेक्स हमेशा ही n होगा, क्योंकि मैं आखिरी इंडेक्स पे ऑपरेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकता हूँ। इस क्वेश्चन में कंस्ट्रेंट ही ऐसे दिए हुए हैं कि मेरे को एक ही एंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके कारण जो आंसर डिपेंड करेगा वो एक स्टेट पे करेगा। मुझे आंसर निकालने के लिए स्टार्टिंग ऑफ द एरे पता होना चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि वो एंड कहाँ पे हो रहा है और मैं एक ही एंड पे परफॉर्म कर सकता हूँ, ठीक है। तो एंडिंग इंडेक्स हमेशा एरे का फिक्स होगा, जिसके कारण ये हमेशा a of n होगा, ठीक है। तो नो नीड टू पास सेकंड पैरामीटर इन फंक्शन, ओके। सो अब आगे बढ़े तो आंसर ऑफ i में निकालना चाहता हूं। i मतलब ith इंडेक्स से आखिरी तक ये जो सब एरे बना, इसमें प्लेयर 1 का स्कोर क्या होगा अगर वो ऑप्टिमली खेले तो। सेम पुराना जो क्वेश्चन था, जो चीज पुराने क्वेश्चन में अप्लाई की थी वही कर रहे हैं।
तो जैसे पुराने क्वेश्चन में था मेरे पास कि मैं स्टार्ट एल चूज करता था, L1 चूज करता था, फिर मैं देखता था कि जो 2 चूज कर रहा है उसको स्किप कर दो, मतलब उसको ऐड मत करो, और जो जो पॉसिबल ऑप्शन बनते थे उनका मिनिमम ले लो, ठीक है, और उसमें ए ऑफ आई ऐड कर दो। मतलब यहाँ पर L1 लेता था तो मैं L1 ऐड करता था। सेम फॉलो करना है, सेम चीज। देखो यहाँ पर मैं एक बार दिखा देता हूँ बस तुम उसके लिए, कि जैसे मैं L1 लेता था तो फिर जो प्लेयर 2 चूज कर गया उसको हटा दो, और जो पॉसिबल ऑप्शन बचते थे उसका मैं मिनिमम ले लेता था, क्योंकि प्लेयर 2 इस तरीके से खेलेगा कि मेरे पास मिनिमम ही पहुंचेगा, ठीक है। फिर मैं एक और दूसरा केस लेता था कि मैं R1 चूज करता था, फिर जो मिनी प्लेयर 2 लेता था मैं उसको हटा देता था एरे से, और जो सब प्रॉब्लम्स बचते थे उसको मैं लिख देता था, ठीक है। सेम चीज यहाँ पे लिखने वाला हूं मैं, बट यहाँ पर मेरे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है कि मैं एक तो ए आई चूज करूं। तो जब मैंने ए ऑफ आई चूज किया तो मेरे प्लेयर 1 का स्कोर में ए ऑफ आई तो जुड़ेगा ही जुड़ेगा। अब प्लेयर 2 की बारी आएगी, तो मैं अब प्लेयर 2 जो भी ले जाएगा मुझे उसको स्किप करना है, मुझे उसको इसमें ऐड नहीं करना। क्यों? क्योंकि मेरे को आंसर क्या रिटर्न करके दे रहा था, प्लेयर 1 का स्कोर, ना कि प्लेयर 2 का, ठीक है। तो प्लेयर 2 की जब चांस आएगी तो उसके पास क्या ऑप्शन आता है कि या तो वो भाई ए ऑफ आई प्लस 1 ले जाए, ठीक है, मतलब वो एक ही वैल्यू ले जाए। अब प्लेयर 2 की जब चांस आई, और मैं जानता हूं कि हर एक प्लेयर स्टार्टिंग ऑफ दी सब एरे से जो है वो एटमोस्ट 3 इंटीजर सेलेक्ट कर सकता है और मिनिमम 1। तो उसके पास क्या क्या ऑप्शन है, या तो वो ए ऑफ आई प्लस 1 सेलेक्ट करे, या वो आई प्लस 1 आई प्लस 2 दोनों सेलेक्ट करे, या वो आई प्लस 1 आई प्लस 2 आई प्लस 3 सेलेक्ट करे। तो देखो मैंने यहाँ पर वही लिखा है, जब वो आई प्लस 1 सेलेक्ट करेगा तो मेरे पास जो सब एरे बचेगा तो वो बचेगा आई प्लस 2 से लेकर एन तक। तो मैंने उसको पास, देखो क्या लिखा है, आंसर ऑफ आई प्लस 2, क्योंकि मुझे एंडिंग इंडेक्स पास करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि मुझे पता है बाय डिफॉल्ट एन होने वाला है। तो एक तो पॉसिबल ऑप्शन हो गया आंसर ऑफ आई प्लस 2, जो कि बता रहा है कि ये पॉसिबल सब एरे। अब ये पॉसिबल सब एरे, क्योंकि अब प्लेयर 1 की वापस चांस आएगी, क्योंकि मैंने अज्यूम कर लिया कि प्लेयर 2 ए ऑफ आई प्लस 1 ले गया, उसको मैंने स्किप कर दिया, अब वापस प्लेयर 1 की चांस आई, तो ये वापस से एक सब प्रॉब्लम बन गया अपने प्रॉब्लम का, बड़े वाले प्रॉब्लम का। सब प्रॉब्लम क्या हुआ कि भैया मेरे को आई प्लस 2 से एन तक का फाइंड करना है, पहले किसका करना था, आई से लेकर एन तक। तो क्या ये सब प्रॉब्लम बना? जी हाँ, बिल्कुल बन चुका है। तो अपन को सिर्फ सिमिलर टाइप ऑफ सब प्रॉब्लम दिख गया, तो सीधी सी बात है डायनामिक प्रोग्रामिंग में यहाँ लगा सकता हूँ, और थोड़ी देर में आपको ये भी दिख जाएगा कि ये रिपीटिंग है, मतलब ये रिपीट करेंगे जो सब प्रॉब्लम्स हैं। तो all possible choices after removing the element selected by player 2, जो मेरे पास ऑप्शंस बचते हैं मैं उनका मिनिमम लूंगा। तो अब प्लेयर 2 के पास ये भी तो ऑप्शन था कि वो ये दोनों सेलेक्ट करे। उस केस में जब प्लेयर 1 ने ए ऑफ आई लिया और प्लेयर 2 जो आया उसने ये दोनों सेलेक्ट किए, तो जो सब प्रॉब्लम बनती है वो क्या बनती है, आंसर ऑफ आई प्लस 3। समझ रहे हो? क्योंकि अब ये सब एरे बचेगी। अच्छा, अब मान लो कि प्लेयर 2 ये तीनों ले गया, उस केस में क्या बनेगी, आंसर ऑफ आई प्लस 4 बनेगी। तो इसी तरीके से ये तो था जब मैंने प्लेयर 1 ने ही एक सेलेक्ट किया था, अब प्लेयर 1 ने 2 सेलेक्ट करें, तो वापस से तुम प्लेयर 2 को लाओगे, प्लेयर 2 अब यहां से चालू करेगा, क्योंकि भाई प्लेयर 1 ने तो 2 ले ली ना। अब प्लेयर 1 यहां से चालू करेगा, और वो एटलीस्ट 1 ले सकता है, एटमोस्ट 3 ले सकता है। तो पहला केस बनाओगे कि प्लेयर 2 ने ये लिया तो इसको स्किप करोगे, इसको स्किप किया तो बचा हुआ ये वाला सब प्रॉब्लम। अब प्लेयर 1 की चांस आ गई है तो वापस से एक ये सब प्रॉब्लम है जिसमें मैं आंसर ऑफ आई प्लस 3 लिखूंगा। अब देखो आंसर ऑफ आई प्लस 3 यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो रिपीटिंग सब प्रॉब्लम्स। तो सीधी सी बात है डायनामिक प्रोग्रामिंग इस प्रॉब्लम में लग सकती है, ठीक है। ये पूरी चीजें लिखी हुई हैं, इसको समझने की कोशिश करो। वही प्रीवियस क्वेश्चन का जो इंट्यूशन है उसी को मैंने लिखा है यहाँ पर, बस फर्क सिर्फ इतना है, वहां पर जो कंस्ट्रेंट थे वो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे थे, यहाँ पर जो कंस्ट्रेंट है वो स्टार्टिंग पॉइंट पर है, और ये बोल रहे हैं कि भैया आप 3 एलिमेंट सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, एटमोस्ट। तो बस वही चीज लिखी है, पहला कंस्ट्रेंट एक एलिमेंट सेलेक्ट किया प्लेयर 1 ने, दूसरा 2 किए, तीसरा 3 कर लिए। फिर इसके बाद मैं क्या करता हूँ, प्लेयर 2 जो ले जाना चाहता है उसको हटा देता हूँ, और जो जो ऑप्शंस मिलते हैं प्लेयर 2 के हटाने के बाद उनका मैं मिनिमम ले लेता हूँ। और ये मिनिमम क्यों ले रहा था, क्योंकि प्लेयर 2 खेलेगा ही इस तरीके से कि मेरे को मिनिमम मिलेगा, ठीक है। तो ये जो तीनों ऑप्शन मिले मेरे पास, ठीक है। अब ये वाली चीज तुम देख लेना, ये वाली लास्ट लाइन भी मैंने ऐसे लिखी कि जब प्लेयर 1
3 एलिमेंट सेलेक्ट करता है तो प्लेयर 2 के पास वापस i+3, i+4, i+5 ले ले या i+3, 4 ले ले, तो उस केस में भी ये तीनों सब प्रॉब्लम्स बनेंगे। ठीक है, तो ये जो 3 चॉइसेस थी मेरे पास, अब मैं इनका मैक्सिमम लूंगा। क्यों? क्योंकि करंट प्लेयर तो चाहेगा ना मेरा मैक्सिमम सम जाए। ठीक है, तो इसका मैं ओवरऑल मैक्सिमम ले लूंगा। तो अब ये जो फंक्शन मैं लिखूंगा, ठीक है, अगर मैं इसको फिर पूरे फंक्शन लिखने के बाद, ठीक है, लास्ट में ये कॉल करता हूं तो ये मुझे क्या देगा? 0th इंडेक्स से अगर मैं 1 बेस्ड इंडेक्सिंग ले लूं तो 1 फर्स्ट से लेकर आखिरी तक जो एरे में प्लेयर 1 का स्कोर हो सकता है वो देगा मेरे को ये। वापिस से फिर मैं प्लेयर 2 का कैसे निकालूंगा? टोटल सम में से उसको माइनस कर दो तो प्लेयर 2 का स्कोर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो प्रीवियस इंट्यूशन था मैंने उसी को सेम बस यहाँ पे जो कंस्ट्रेंट है उसके अकॉर्डिंग लिख दिया है। ठीक है, तो यहां पर तुम देख रहे हो कि अपन अभी कर क्या रहे हैं कि अपन प्लेयर 2 को स्किप कर रहे हैं। तो ये जो अप्रोच है ना, ये वाली जो इंट्यूशन है, ये एवरग्रीन है। मतलब तुम इसको हर तरह की जो एरे वाले गेम प्रॉब्लम्स हैं उसमें लगा सकते हो। तुम करोगे क्या? प्लेयर 1 को खिलाओगे, प्लेयर 2 जब आएगा तो उसकी चांसेस को देखोगे, जो जो आएगा उसको ऐड नहीं करोगे, तुम सिर्फ प्लेयर 1 का स्कोर निकालोगे और ऐसे ऐसे जो है रिकरेंस लिख दोगे। ठीक है, तो इसको तो तुम इंप्लीमेंट कर ही लोगे बिल्कुल लास्ट वाले प्रॉब्लम की तरह, बस तुम्हें कंस्ट्रेंट बदलने हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक और इंट्यूशन लाना चाह रहा हूं। मैं इतना बड़ा रिकरेंस नहीं चाहता, मैं चाहता हूं कि कुछ और सिंप्लीफाई हो ये। ठीक है, तो उसको कैसे मॉडिफाई करेंगे अब उसको समझते हैं। ठीक है, अभी तक मैं क्या समझ रहा हूं कि स्कोर ऑफ प्लेयर 1 या स्कोर ऑफ स्टार्टिंग प्लेयर मैं मान लो P1 से कहता हूं, और ये P1 स्कोर कैसे आता है? सम ऑफ एलिमेंट्स चोजन बाय द प्लेयर 1। भाई जितने एलिमेंट्स प्लेयर 1 ने चूज किए उस सबको सम कर दो तो मुझे P1 मिलेगा, ये मैं बोलना चाह रहा हूं। स्कोर ऑफ प्लेयर 2 या अदर प्लेयर क्या होगा? P2 से डिनोट कर रहा हूं, वो क्या होगा? सम ऑफ एलिमेंट्स चोजन बाय प्लेयर 2, वो P2 में हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं कह रहा हूं कि P1 प्लेयर 1 हमेशा जीतेगा, इसका क्या मतलब है कि P1 इज ग्रेटर देन P2। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, P1 माइनस P2 इज ग्रेटर देन 0। अब P1 क्या था? कुछ एलिमेंट्स का सम था। ठीक है, एलिमेंट्स चोजन बाय P1। ठीक है, मैं कह रहा हूं उसको सब्ट्रैक्ट करो उसमें से क्या? एलिमेंट्स चोजन बाय P2। अब देखो ध्यान से देखना, जो एलिमेंट्स P1 ने चूज किए थे उसमें से P2 के जो एलिमेंट्स हैं उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो जो डिफरेंस निकल के आता है अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो इसका क्या मतलब होगा कि इन सब का सम इन सब के सम से बड़ा है। तो ऑब्वियसली फर्स्ट प्लेयर जीत ही जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि उसका स्कोर यहां पर ज्यादा आ रहा है तभी ये डिफरेंस ग्रेटर देन 0 आया होगा। ठीक है, तो ये एक और ऑब्जर्वेशन थी। अब अगर P1 माइनस P2 लेस देन 0 है तो इसका क्या मतलब है? एलिमेंट्स चोजन बाय P1 इन सब का सम इज लेस देन एलिमेंट्स चोजन बाय P2। ठीक है, अगर ये 0 है के इक्वल आ गया तो टाई हो गया, और इस केस में सेकंड प्लेयर जीत गया। तो उसी चीज को P1 ग्रेटर देन P2 में कैसे अपन पहले कैसे कर रहे थे कि पहले एक आंसर फंक्शन डिफाइन किया, उसके थ्रू हमने प्लेयर 1 का सम निकाला, फिर टोटल सम में से उसको सब्ट्रैक्ट किया, फिर हम P1 और P2 को कंपेयर करते थे और फिर हम आंसर देते थे। ठीक है, अब मैं कह रहा हूं कि तुम्हें P1 का अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। तुम सिंपली P1 का जब निकाल रहे होते हो ना, उसमें से P2 में जो जा रहा है, जो मैं कह रहा था कि स्किप कर दो, P2 जो प्लेयर 2 ले जा रहा है उसको हटा दो क्योंकि उसको ऐड नहीं करना। मैं कह रहा हूं उसको ऐड करो बट नेगेटिव साइन के साथ। रीजन बीइंग क्योंकि मुझे डिफरेंस निकालना है पूरे स्कोर का, पूरे स्कोर P1 का माइनस पूरा स्कोर प्लेयर 2 का, ये जो डिफरेंस है मुझे अब वो निकालना है। अब मुझे प्लेयर 1 का स्कोर नहीं निकालना, अब मुझे निकालना है कंबाइंड स्कोर ऑफ प्लेयर 1 माइनस कंबाइंड स्कोर ऑफ प्लेयर 2। तो इसको मैं ऐसे विजुअलाइज कर सकता हूं कि जो प्लेयर 1 के एलिमेंट्स होंगे उसमें तो जो उनका साइन है वही रहने दो, बट जो प्लेयर 2 के जो एलिमेंट्स हैं उन सबका साइन नेगेटिव कर दो, मतलब माइनस लगा दो उन सब के आगे। ये कह सकता हूं मैं, क्योंकि तभी तो डिफरेंस मिलेगा मेरे को। और ये वैल्यू अगर मुझे पता लग गई कि ये ग्रेटर देन 0 है तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि फर्स्ट प्लेयर ही जीतेगा। समझ रहे हो? तो बस अब जैसे ये जो एग्जांपल मैंने पहले डिस्कस किया था 111 और फिर 9 है, अगर मैं इसको ऐसे डिफरेंस के फॉर्म में देखूं तो देखो प्लेयर 1 ले जा रहा था ये 13 111,
तो 1 + 1 + 1 -9, तो ये लेस देन 0 आ गया, तो ऑब्वियस सी बात है फर्स्ट प्लेयर हार गया या फिर सेकंड प्लेयर जीत गया। ठीक है, अगर ये एक और एग्जांपल देखो 1 1 1 और -1, अगर मैं इसमें डिफरेंस निकालूं 1 + 1 + 1 और -1, सॉरी माइनस ऑफ -1, यहाँ पर ये आएगा। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस तो इसके साइन रिवर्स करने हैं, जो प्लेयर 2 ले जाएगा उसका साइन के आगे नेगेटिव लिखवाना है, तो ये प्लेयर 2 ले जाएगा और इसके साइन के आगे मैंने ये नेगेटिव लगा दिया, तो ये ग्रेटर देन 0 आ गया, सो प्लेयर 1 विंस बिकॉज द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसको समझते हैं कि इनको जनरलाइज कैसे करूंगा मैं। जो मेरा ये वाला फॉर्मूला था ना, देखो ऐसा ही कुछ निकल के आएगा, बट यहां पर मैं प्लेयर 2 के जो पॉइंट्स, प्लेयर 2 के जो एलिमेंट्स थे जो मैं हटा रहा था, जिनको मैं स्किप कर रहा था, क्योंकि मुझे फाइनल आंसर में सिर्फ प्लेयर 1 का स्कोर चाहिए था। अब मेरे को वो नहीं चाहिए कि मुझे चाहिए डिफरेंस। ठीक है, अब वो डिफरेंस कैसे निकालूंगा? तो सबसे पहली चीज, इंस्टेड ऑफ स्किपिंग वैल्यूज टेकन बाय प्लेयर 2, तो मतलब जो वैल्यूज प्लेयर 2 लेके जाएगा, जब मैं ऐसा अज्यूम कर रहा था ना कि मैं खेल रहा था कि मान लो इसने ये किया, मान लो इसने ये किया, मान लो प्लेयर 1 एक वैल्यूज चुन रहा है, या मान लो प्लेयर 1 दो वैल्यूज चूज कर रहा है स्टार्टिंग से, या प्लेयर 1 3 वैल्यूज चूज कर रहा है, तो उसके बाद जब प्लेयर 2 की चांस आती थी, तो जो प्लेयर 2 स्किप करता था, प्लेयर 2 जो वैल्यूज लेके जाता था मैं उसको ऐड नहीं करता था, अब मैं उसको हटाने के बजाय सबट्रैक्ट करूंगा, या मैं यूं कहूं उनकी वैल्यूज के आगे एक नेगेटिव लगा दूंगा। ठीक है, और ऐड कर दूंगा। तो इससे होगा क्या? इससे मुझे पूरी एरे के लिए जब मैं ये अप्लाई कर दूंगा तो मुझे एक डिफरेंस मिल जाएगा, और वो डिफरेंस क्या डिनोट कर रहा होगा? वो डिफरेंस डिनोट कर रहा होगा टोटल स्कोर ऑफ प्लेयर 1 माइनस टोटल स्कोर ऑफ प्लेयर 2। अगर ये ग्रेटर देन 0 है तो प्लेयर 1 जीतेगा, लेस देन प्लेयर 2 जीतेगा, और इक्वल है तो टाई हो जाएगा। तो ये पूरा लॉजिक है। अब देखो इसको मैं कैसे कन्वर्ट करता हूँ, ये पुराना प्रीवियस फॉर्मूला जो अभी लिखा था मैंने। ठीक है, अब सबसे पहले तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर रहा हूँ आंसर ऑफ I denotes difference of starting player and ending player. Okay, difference of scores, यहाँ पे scores of starting player and ending player in the array starting from I। मतलब I से, या मैं इसको पूरा लिख देता हूं, I से N तक, I से N तक जो मेरी एरे बनती है उसमें I से स्टार्ट करते हुए जो स्टार्टिंग प्लेयर और एंडिंग प्लेयर का डिफरेंस है वो आंसर ऑफ I रिटर्न कर रहा है। तो यहां पर अब तुम भूल जाओ कि मैं ये बोल रहा था कि आंसर ऑफ I रिटर्न कर रहा है प्लेयर 1 का स्कोर, वो था प्रीवियस इंट्यूशन में। अब मैंने उसको मॉडिफाई करके क्या कर दिया कि अब मैं डिफरेंस ही निकाल लूंगा, instead of just finding out the score of a individual player, I am just calculating the overall difference between their scores। तो इससे होगा क्या कि मेरे को फाइनल डिफरेंस मिल जाएगा, मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी स्किप करने की। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस अप्रोच में मैं करता क्या था, प्लेयर 1 का स्कोर निकाल के फिर टोटल सम में से उसको माइनस करता था, फिर वो मुझे देता था प्लेयर 2 का स्कोर, फिर मैं इन दोनों को कंपेयर करता था। तो इतना मेहनत करने के बजाय मैं सीधी सी बात है, मैं पूरा डिफरेंस ही निकाल लेता हूं। समझ रहे हो? तो अब अपने पास एक चीज यहां पर मैं समझाने के लिए लिख देता हूं, इसको कट करो यहां से। हाँ, अब देखो, तो इमेजिन कि ये जो मेरी एरे है, ठीक है, a of i + 1, a of i + 2, a of i + 3 और a of n तक जाएगी, क्योंकि एंडिंग इंडेक्स मेरा फिक्स्ड है। तो मेरे पास अब क्या ऑप्शन है? ठीक है, अब मेरे को वापस से रिकरेंस बनाना है, रिलेशन फाइंड आउट करना है सब स्मॉलर सब प्रॉब्लम्स और बिगर प्रॉब्लम्स के बीच में। ठीक है, तो पहला ऑप्शन तो आता है कि भैया स्टार्टिंग प्लेयर, कोई भी हो सकता है वो स्टार्टिंग प्लेयर। ठीक है, स्टार्टिंग प्लेयर अगर प्लेयर 1 है तो इमेजिन करो कि जो पहला प्लेयर आया उसने सिर्फ a of i चुना, तो a of i प्लस, अब जो मैं यहाँ पे लिखूंगा उसको ध्यान से देखना। अब मैं ये नहीं देख रहा कि अब प्लेयर 2 क्या ले जाएगा, उसके अकॉर्डिंग मैं मिनिमम चुनूंगा। मैं कह रहा हूँ नहीं 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 नहीं, अब मैं क्या करूंगा, सीधी सी बात है, अब मैं कह रहा हूँ कि अब इसके बाद अगला प्लेयर खेलेगा। अगला प्लेयर खेलेगा मतलब कि भैया प्लेयर 2 की बारी आ गई है, तो जो भी इसका आंसर होगा उसको नेगेट कर दो। मतलब इसका नेगेशन क्या बता रहा होगा? इसका नेगेशन देखो, आंसर ऑफ i + 1
बताएगा मेरे को कि जो स्टार्टिंग प्लेयर है वो i+1 से खेलना चालू कर रहा है, ठीक है, पर वो प्लेयर 2 है। तो क्योंकि वो प्लेयर 2 है इसीलिए मैं इसके आगे नेगेटिव लगा रहा हूं। अगर ये प्लेयर 1 होता तो मेरे को यहाँ नेगेटिव की जगह पॉजिटिव लगाना था। क्योंकि ये प्लेयर 2 था, क्योंकि मैंने बोला कि प्लेयर 1 ने सिर्फ a ऑफ i चूज किया है, सिर्फ। भाई प्लेयर 1 के पास 3 ऑप्शन है, a ऑफ i ले, a ऑफ i भी ले, a ऑफ i+1 भी ले, ये दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन कहता है कि a ऑफ i भी ले, a ऑफ i+1 भी ले, a ऑफ i+2 भी ले, एटमोस्ट 3 ले ले वो, ठीक है। तो प्लेयर 1 की चांस के बाद अब चांस आता है प्लेयर 2 का। तो प्लेयर 2 जब आया तो उसने कहा कि भैया ये आंसर होने वाला है, सीधी सी बात है। मैंने वापस से फंक्शन को कॉल किया आंसर, जो कि मुझे क्या डिनोट कर रहा था, देखो आंसर की डेफिनेशन अपन दोबारा पढ़ेंगे। यहाँ पे आंसर डिनोट कर रहा है, डिनोट द डिफरेंस ऑफ स्कोर्स ऑफ स्टार्टिंग प्लेयर, मतलब जो प्लेयर करंट इंडेक्स से खेलना चालू करेगा वो। मैं यहाँ पे प्लेयर 1 स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, प्लेयर 2 स्पेसिफिकली नहीं बोल रहा, मैं बोल रहा हूँ जो सबसे पहला प्लेयर होगा उसके बीच और एंडिंग दूसरा प्लेयर होगा उसके बीच के जो स्कोर्स का डिफरेंस है स्टार्टिंग फ्रॉम आई, उनका स्कोर्स का डिफरेंस आंसर ऑफ आई रिटर्न करेगा। तो आंसर ऑफ i+1 जब मैं कॉल कर रहा हूं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि i+1 से स्टार्ट होने वाली सब एरे जो कि एंड तक जा रही है, उसका मुझे आंसर फाइंड करना है, मतलब उसका डिफरेंस निकालना है, ठीक है। अब क्योंकि जो उसका डिफरेंस आएगा वो मैंने माना होगा प्लेयर 1 से शुरू हुआ है, ठीक है, पर चांस तो प्लेयर 2 का है। और प्लेयर 1 और प्लेयर 2 जब दोनों ऑप्टिमली खेलेंगे तो दोनों ही चाहेंगे कि मैं जीतूं। तो जो प्लेयर 2 जीतेगा, मतलब जो प्लेयर 2 का पॉजिटिव डिफरेंस होगा वो मेरे लिए नेगेटिव होगा, समझ रहे हो? मतलब प्लेयर 1 में जो प्लस वैल्यूज हैं वो प्लेयर 2 की नजरों से देखोगे तो नेगेटिव है। सिमिलरली जब मैं प्लेयर 1 के रिस्पेक्ट से देखूंगा तो जो प्लेयर 2 वैल्यूज चूज कर रहा है वो मैं डिफरेंस निकाल, मतलब मैं उसको नेगेटिव के साथ ऐड कर रहा हूं। तो इसी पर्पस के लिए मैंने जो इसका डिफरेंस था आगे वाले प्लेयर का, उसके आगे माइनस लगाया। बस ये इतना सा लॉजिक है। अब क्या होगा, दूसरी ऑप्शन क्या आता है कि भैया प्लेयर 1 ने a ऑफ i भी चूज किया, a ऑफ i+1 भी चूज किया। तो इस केस में अपन आंसर को कॉल करेंगे, कहां से? i+2 से। क्यों? क्योंकि मैंने बोला कि प्लेयर 1 की चांस थी तो उसने क्या किया, ये दोनों सेलेक्ट किए। अब मैं चाहता हूं आगे का आंसर निकालो तुम, पर प्लेयर 2 की चांस है, तो क्योंकि प्लेयर 2 की चांस है इसीलिए वापस नेगेटिव लगाया। बस ये समझ लो कि प्लेयर 2 जो है वो जब भी मैं आंसर ऑफ आई कुछ भी कॉल करता हूं तो वो प्लेयर 1 के रिस्पेक्ट में होता है, बट जब प्लेयर 2 की चांस होगी तो मुझे सिंपली नेगेट करना है, क्योंकि स्टार्टिंग प्लेयर 2 है इसलिए, बस। ठीक है, तो काफी गहरी बात बोलते हुए अगर अभी भी कंफ्यूजन हुआ तो सिर्फ एक चीज देखो, मेरे को यहाँ पर P1 माइनस P2 निकालना था। तो P1 की पॉजिटिव साइन के साथ था, P2 नेगेटिव साइन के साथ था। तो जब प्लेयर 2 जितने भी एलिमेंट्स लेगा, ठीक है, उनको मैं उनके सामने नेगेटिव डाल रहा हूं, ठीक है, बस ये याद रखो। और क्योंकि अब जब मैं आंसर ऑफ आई कॉल करता हूं तो मैं स्टार्टिंग प्लेयर को पॉजिटिव साइन देता हूं, समझ रहे हो? जैसे देखो मैंने आंसर ऑफ आई कॉल किया तो इसमें मैंने ए आई को पॉजिटिव साइन दिया, ठीक है, और आगे वालों को नेगेटिव दिया। मतलब इसके अकॉर्डिंग, आंसर ऑफ आई के अकॉर्डिंग जो स्टार्टिंग प्लेयर था उसको तो मैंने पॉजिटिव साइन दिया और जो अदर प्लेयर था उसको नेगेटिव दिया, ठीक है। पर मैं कह रहा हूं कि आंसर ऑफ आई के रिस्पेक्ट में प्लेयर 2 स्टार्ट करेगा, ठीक है। तो क्योंकि प्लेयर 2 स्टार्ट करेगा तो मैं इसके आगे ही माइनस लगा दूंगा ना, तो मुझे यहाँ पर माइनस लगाने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। अगर मैं इसके आगे माइनस लगा रहा हूँ तो यहाँ इसके अंदर माइनस चला जाएगा और यहाँ पर प्लस हो जाएगा। तो बस ये चीज नोट करने वाली है। तो जब ऑटोमेटिकली प्लेयर 1 की वापस चांस आएगी तो देखो प्लेयर 1 को हमेशा पॉजिटिव साइन मिल जाएगा, ठीक है। तो बस ये चीज है, अब समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर अभी भी नहीं आया तो यार वीडियो एक बार पीछे थोड़ा जाओ और दोबारा देखो, काफी समझा दिया, ठीक है। अब जो तीसरा ऑप्शन था वो भी लिख लेते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कहता है कि भैया मैं 3 वैल्यूज लूंगा स्टार्टिंग इंडेक्स से, तो a ऑफ i लिया, a ऑफ i+1 लिया, a ऑफ i+2 लिया। तो अब मेरे पास जो सब प्रॉब्लम टूट के आता है वो क्या आता है, i+3 से कॉल करो n तक, ठीक है, i+3 से कॉल करो, ठीक है। तो ये मेरे पास रिकरेंस रिलेशन निकल के आता है, ठीक है। इसका बेस कंडीशन क्या होगा,
मतलब भैया इसका कोई बेस कंडीशन भी तो होगा, रिकरेंस कॉल करे जा रहा है, तो वो बेस कंडीशन सिंपल सा है, जब मैं करंट इंडेक्स इससे आगे चला जाए, मतलब जो लास्ट पॉसिबल इंडेक्स है उससे भी आगे चला जाए, तो कोई वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो उस केस में जो मेरा आंसर है वो 0 होगा। देखो बेस केस व्हेन नो रिमेनिंग एलिमेंट्स, तो यहाँ सॉल्व की जगह लिख लो आंसर ऑफ आई, ठीक है। आंसर ऑफ आई विल रिटर्न 0, या मैं ब्रैकेट में लिख दूं और आई इज ग्रेटर देन एन, ठीक है, विल रिटर्न 0। या फिर एक एलिमेंट बचा है, तो जो करंट प्लेयर है, मैंने बताया ही था कि एक बेस कंडीशन होती है जब एक ही एलिमेंट है, यहाँ पे मैंने लिखा था ना, जब एक ही एलिमेंट है एरे में तो प्लेयर 1 आएगा और वो वही का वही एलिमेंट को उठा ले जाएगा, तो रिटर्न कर दो क्या, वही एलिमेंट की वैल्यू, ठीक है। तो ये बेस कंडीशंस हैं और ये अपना रिकरेंस रिलेशन है। तो सिंपली तुमने देखा कि डीपी के प्रॉब्लम्स में मैं कर क्या रहा हूँ, एरे गेम प्रॉब्लम्स में मैं क्या करता हूँ, मैं गेम खेलना चालू करता हूँ, ठीक है। जो भी कंस्ट्रेंट होता है उसके अकॉर्डिंग मैं देखता हूँ कि प्लेयर 1 के पास क्या पॉसिबल ऑप्शन है, मैं वो लिख देता हूँ, उसको ऐड करता चलता हूँ। और प्लेयर 2, फिर मैंने आंसर फंक्शन डिफाइन कर रखा है। आंसर फंक्शन तुम जिस तरीके से डिफाइन करो, प्रीवियस अप्रोच भी अब लगा सकते हो, उसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा पर आंसर उससे भी आएगा। इसको भी फॉलो कर सकते हो। तो प्रीवियस अप्रोच लगाओगे तो सिर्फ उसमें तुम प्लेयर 1 का स्कोर निकालोगे, ठीक है। प्लेयर 1 के टोटल स्कोर निकालने के बाद तुम टोटल सम में से उसको सब्ट्रैक्ट करोगे, वो प्लेयर 2 का स्कोर देगा। फिर इस प्लेयर 1 और प्लेयर 2 के स्कोर को कंपेयर करके तुम बताओगे कि कौन सा ज्यादा है तो कौन जीतेगा, ठीक है। जो दूसरा इंट्यूशन मैंने मॉडिफाई किया था प्रीवियस इंट्यूशन से ही, वो ये था कि भाई डिफरेंस अगर प्लेयर 1 माइनस प्लेयर 2 ग्रेटर देन 0 है तो प्लेयर 1 जीतेगा, प्लेयर अगर नेगेटिव है तो प्लेयर 2 जीतेगा, और इक्वल्स टू 0 है तो ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो उसको मैंने मॉडिफाई किया था, तो मैंने तुम्हें निकाल के बताया कि भैया प्लेयर जो साइंस है वो नेगेटिव साइंस हैं जो इन्वर्ट हो जाएंगे जब प्लेयर 2 की बारी आएगी, क्योंकि मुझे उसको नेगेटिव वैल्यूज देनी है, ठीक है। तो इस यहाँ पर मेरे को आंसर लिखना चाहिए। तो मेरे पास जो रिकरेंस रिलेशन आया निकल के वो ये आया। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, इन तरह के प्रॉब्लम्स में इन दोनों में से कोई एक अप्रोच पकड़ लो, ठीक है। समझ दोनों लो, क्योंकि कभी तुम्हें लगेगा ये आसान है, कभी लगेगा वो आसान है, ठीक है। तो इन दोनों ही इंट्यूशन में से किसी एक को पकड़ लो, ये उसी से आया है तो सेम अप्रोच में रखा है मैंने इसको। तो कोई एक को पकड़ के और एरे गेम प्रॉब्लम्स में उसी तरीके से सोचना है कि भैया तुम बैठ जाओ बाकायदा खेलने और ए ऑफ आई चूज करो, ए ऑफ आई फिर मतलब जो भी कंस्ट्रेंट दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग चूज करते चले जाओ, ठीक है। और एक रिकरेंस लिख लो, ये तुम्हें एक बार लिखना आ गया ना, उसके बाद तुम डीपी का कोई भी प्रॉब्लम उड़ा दोगे, ठीक है। तो एक बार इसकी इम्प्लीमेंटेशन देख लेते हैं फटाफट से, वीडियो काफी लंबा हो रहा है। तो देखो अच्छा यहाँ पे मैं एक चीज बताना भूल गया, तो यहाँ पर भी कुछ कुछ वैल्यूज रिपीट होंगी। कैसे? जब भैया तुम i+1 आंसर ऑफ i+1 कॉल करोगे, देखो यहाँ पर जब मैं आंसर ऑफ i+1 कॉल करूंगा, आंसर ऑफ i+1 कॉल करूंगा, तो वो क्या आएगा, वो मैक्स ऑफ ए ऑफ i+1 आएगा, फिर वापस से आंसर ऑफ i+2 लिखूंगा यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पर i की जगह i+1 रख दो इस पूरे इक्वेशन में, तो तुम देखोगे कि i+2 वापस उसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये तुम देखोगे कि वैल्यूज जो सब प्रॉब्लम्स थी मेरी, ठीक है, आंसर ऑफ i को मैंने तोड़ा था आंसर ऑफ i+1 +2 +3 में, ठीक है। तो ये रिपीट होने में लग रहा है, ठीक है। तो क्योंकि ये रिपीट हो रहा है तो मेरे को इसको सबसे अच्छा तरीका है इसको स्टोरी कर लो भाई, डीपी ऑफ आई लो, इसमें टू डी मेंटेन करना जरूरत है क्या? नहीं। क्यों, कैसे पता लगा? क्योंकि प्रीवियस केस में, प्रीवियस क्वेश्चन में मेरे पास दो एंड्स थे, तो मुझे दोनों स्टार्टिंग एंड और एंडिंग एंड दोनों पता होना चाहिए थे। पर इस प्रॉब्लम में मेरे को एक ही पैरामीटर चाहिए जो कि है स्टार्टिंग इंडेक्स, कि मैं कहां से स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है एंडिंग तो हमेशा फिक्स है। तो डीपी ऑफ आई मैं स्टोर कर लूंगा आंसर के इक्वल, ठीक है, आंसर ऑफ आई, ठीक है, इसको स्टोर कर लो। और दोबारा कभी ये रिपीट हो तो बोल दो भैया आपको दोबारा कॉल करने की जरूरत नहीं है, डीपी ऑफ आई आप यूज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से स्टोर करते चलोगे और आंसर निकालते चलोगे। तो ये हो गया अपना तुम बेसिकली मेमोराइजेशन ही कर रहे हो, स्टोर करते चल रहे हो। तो अब इसकी इम्प्लीमेंटेशन पे आ जाते हैं। तो ये देखो, तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे फंक्शन में, जो कि तुम्हारा आंसर फंक्शन है ना, ये इस आंसर फंक्शन में तुम जितने पैरामीटर पास करोगे उतनी जो है उतनी स्टेट्स की डीपी बनेगी, ठीक है। तो 1D डीपी बन रही है क्योंकि इसमें 1 पैरामीटर पास कर रहा हूं मैं, दूसरा फिक्स है। अगर मैं 2 कर रहा होता तो 2D डीपी बनती, ठीक है, 2D डीपी से भी हो जाएगा ये,
जैसे प्रीवियस सॉल्व किया था, बट जरूरत नहीं है उसकी। तो देखो सबसे पहले तो मैंने क्या किया, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है जो कि डिनोट कर रहा है डिफरेंस, ठीक है, याद रखना प्लेयर 1 का स्कोर नहीं, डिफरेंस। मैंने इसमें एक पोजीशन पास कराई जो कि बता रहा है स्टार्टिंग पोजीशन ऑफ द एरे, ठीक है। अगर ये स्टार्टिंग पोजीशन इनपुट डॉट साइज से ही बड़ी हो जाती है या उसके इक्वल, क्योंकि जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, तो तुम जीरो रिटर्न कर दो कि भैया कोई डिफरेंस ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो जीरो डिफरेंस है। अदरवाइज तुम चेक करो कि मैंने क्या डीपी ऑफ आई पहले निकाला है, अगर निकाला है तो तुम्हें कैलकुलेशन दोबारा क्यों करनी है, समझ रहे हो ना। मैंने बताया था दोबारा रिपीटिशन होता है, तो एक बार जब कैलकुलेट कर लिया तो सीधी स्टोर्ड वैल्यू रिटर्न कर दो। तो देखो इफ डीपी ऑफ आई इज इक्वल्स टू -1, -1 ना लेके तुम इंट मिन भी ले सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, क्योंकि माइनस नेगेटिव इंटीजर्स होंगे तो -1 कभी कभी आ सकता है डीपी ऑफ आई। तो देखो यहाँ पर मैंने क्या किया, इंट ऑफ सेलेक्ट इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये जो अप्रोच मैंने यहाँ पे लिखी है ना यार, ए ऑफ आई, ठीक है, फिर उसमें ए ऑफ आई प्लस 1, फिर ए ऑफ आई प्लस 1 प्लस ए ऑफ आई प्लस 2, इसको इंप्लीमेंट देखो मैंने कैसे किया है। यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक सेलेक्टेड वैल्यू ले रहा हूँ कि भैया अभी पहली चॉइस क्या है कि मैं सिर्फ पहला एलिमेंट सेलेक्ट करूँ, तो मैंने एक लूप रन कर दिया करंट, जो कि मेरा करंट रन करेगा करंट इक्वल्स टू आई, तो स्टार्टिंग पोजीशन से, और करंट लेस देन आई प्लस 3, तो बेसिकली मेरा ये स्टार्टिंग इंडेक्स है आई, तो मैं आई प्लस 1, आई प्लस 2, ये तीन चीजें सेलेक्ट कर सकता हूँ, या तो मैं ये करूं, या मैं ये दोनों करूं, या मैं ये तीनों कर लूं, ठीक है। तो मेरा ये आई प्लस 3 से हमेशा छोटा ही रहने वाला है, तो मैंने वही कंडीशन लगाई है, करंट लेस देन आई प्लस 3 और करंट प्लस प्लस। तो बेसिकली ये लूप में मैं क्या करता चल रहा हूँ, सेलेक्टेड में उसको ऐड करता हूँ, ठीक है। डीपी ऑफ आई होने वाला है मैक्स ऑफ डीपी ऑफ आई। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये तीनों सिचुएशन लिखी है ना, ये है और ये है, इन तीनों का मैक्सिमम जो है वो तुम्हें आंसर ऑफ आई में स्टोर करना है, जो कि फाइनली डीपी ऑफ आई में रखना है। तो वही मैंने उसको कैसे इंप्लीमेंट किया, मैंने लूप लगा दिया, पहले में मैंने सिर्फ पहला सेलेक्ट किया और उसका मैंने मैक्सिमम लिया। देखो यहाँ पे सेलेक्ट ऑफ सेलेक्टेड माइनस सॉल्व ऑफ, यहाँ पे करंट प्लस आ जाएगा, सॉरी करंट प्लस 1। तो करंट इनिशियली आई है, तो ये होगा सेलेक्टेड में तुमने पहले ऐड किया इनपुट ऑफ आई पे जो वैल्यू है, तो बेसिकली ये ए ऑफ आई डिनोट कर रहा है इसमें, तो ए ऑफ आई माइनस ऑफ आंसर ऑफ आई प्लस 1। अब देखो वही चीज मैंने यहाँ कैसे लिखी है, तो मैंने सेलेक्टेड में ऐड कर दिया ए ऑफ आई को, उसको मैंने सेलेक्टेड लिखा, ये बेसिकली ए ऑफ आई है यहाँ पे, माइनस ऑफ आंसर ऑफ करंट प्लस 1, करंट क्या है आई, ठीक है। वापिस से लूप आएगा, करंट प्लस प्लस हो जाएगा, आई प्लस 1 हो जाएगी करंट की वैल्यू, ठीक है। तो सेलेक्टेड में वापिस से मैं, यहाँ पर भी करंट आएगा, तो सेलेक्टेड में मैंने वापस से ऐड किया इनपुट ऑफ करंट पे जो वैल्यू है, और देखो यहाँ पर इसमें ए ऑफ आई प्लस 1 भी जोड़ दिया, ठीक है। ए ऑफ आई तो पहले से ही था, बेसिकली मैं प्रीफिक्स सम निकाल रहा हूँ अप टू 3 वैल्यूज, ठीक है। तो प्रीफिक्स सम निकालते निकालते मैं ऐसे डालता गया, और माइनस सॉल्व ऑफ करंट प्लस 1। देखो इस अगर मैं आई प्लस 1 तक का सम निकाल रहा हूँ तो मेरे को आंसर कॉल करना है आई प्लस 2, अगर मैं आई प्लस 2 तक का सम निकाल रहा हूँ तो मेरे को कॉल करना है आंसर ऑफ आई प्लस 3, समझ गए। तो इस तरीके से मैंने इसको इम्प्लीमेंट किया है, तो ये मेरी टॉप टू बॉटम अप्रोच है, ठीक है। और ये पूरी वही अप्रोच है, तो बेसिकली इसमें मैं रिकर्सिव अप्रोच को ना फॉलो करते हुए मैं क्या कर रहा हूँ, पीछे से स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब एक एलिमेंट है तो मैं आंसर निकाल ही सकता हूँ, भाई मेरा एंडिंग इंडेक्स हमेशा फिक्स्ड है। अब मैं कह रहा हूँ स्टार्टिंग इंडेक्स तुम पीछे से ही चालू करो, ठीक है। तो जब एक एलिमेंट होगा तो आंसर मुझे पता है, तो तुम पीछे से निकालना चालू करोगे, तो लेंथ 1 होगी इनिशियली, ठीक है, फिर लेंथ 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो बड़ी साइज की एरे जो है, बड़ा प्रॉब्लम वो डिपेंड कर रहा था छोटे सब प्रॉब्लम्स पे, तो तुम छोटी लेंथ पहले का आंसर पहले निकाल लेते हो और उसके बाद बड़ी लेंथ का निकालते हो। तो ये बेसिकली सेम अप्रोच है, मैं ये सारा कोड जो है वो नीचे लिंक में दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसकी। तो ये वही चीज है यार, मैंने बस इसको छोटे सब प्रॉब्लम से बड़े सब प्रॉब्लम की तरफ लेके गया हूँ, ठीक है। तो सेम वही चीज है, सेम देखो यहाँ पे सम इनिशियलाइज किया 0 से, जे ऑफ जे, जहाँ वो जो करंट वहां पे डिनोट कर रहा था वो यहाँ पे जे से कर रहा हूँ मैं, ठीक है, जे लेस देन ऑफ आई प्लस 3, और डीपी ऑफ आई हो जाएगा मैक्स ऑफ दिस। तो बेसिकली सेम वही चीज है, ठीक है। और लास्ट में मैंने रिटर्न कर दिया डीपी ऑफ 0, ठीक है। तो ये पूरा प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम नंबर 2, ठीक है। अब ये जो दोनों प्रॉब्लम है ना, यही एरे गेम प्रॉब्लम्स के मेन जो है वो पिलर कह लो। अब इनको मॉडिफाई करते चलो, इन्हीं इंट्यूशन को तुम यही इंट्यूशन तुम हर जगह लगा दोगे इस तरह के प्रॉब्लम्स में, ठीक है। कैसे लगा दोगे, अब देखो एक और प्रॉब्लम बताता हूं मैं तुम्हें।
एक प्रॉब्लम 3 दिया हुआ है। अब जो कंस्ट्रेंट है, ठीक है, वो क्या दिया हुआ है, प्लेयर कैन चूज एट मोस्ट 3 एलिमेंट्स, ठीक है, एंड मिनिमम 1, ठीक है, मिनिमम 1 एलिमेंट इन टोटल, ठीक है, मतलब एक, कम से कम एक और ज्यादा से ज्यादा 3। बट यहाँ पर मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मैंने बोल दिया कि भैया तुम दोनों एंड से कर सकते हो, मतलब टोटल तुम्हें 3 करने हैं या एक, मिनिमम 1 करना है, और तुम या तो कुछ एलिमेंट्स हो सकता है स्टार्टिंग से ले लो, कुछ आखिरी से ले लो, ठीक है, पर तुम ऑपरेशन दोनों पे परफॉर्म कर सकते हो। समझ रहे हो भाई? पिछले प्रॉब्लम में इससे जस्ट जो प्रॉब्लम नंबर 2 था उसमें जो कंस्ट्रेंट था वो ये था कि तुम एक ही एंड से एटमोस्ट 3 और मिनिमम 1 ले सकते हो, या मिनिमम 1। मैं कह रहा हूं अभी भी तुम टोटल में एटमोस्ट 3 या मिनिमम 1 ही लोगे, पर कुछ एलिमेंट्स तुम स्टार्टिंग या एंडिंग दोनों से ले सकते हो। जैसे कि तुमने 3 एलिमेंट सेलेक्ट किए, तो तुमने हो सकता है 2 यहां से कर लिया हो और 1 यहां से कर लिया हो, ठीक है, बट करोगे तुम एंड से ही, ठीक है। ऐसा नहीं कि 2 यहां से ले लिए और एक कहीं बीच से उठा रहे हो, ये ऐसा नहीं। एंडिंग से कुछ एलिमेंट्स और स्टार्टिंग से कुछ एलिमेंट्स, और इनका जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट जो तुम सेलेक्ट कर रहे हो वो एटमोस्ट 3 होगा और मिनिमम 1 होगा, ठीक है। तो ये एक बेसिक वही प्रॉब्लम है कि मैक्सिमम पॉइंट्स वाला जीत जाएगा बंदा। तो अब इसमें तुम सोचो कैसे करोगे। तो सिंपल है, लॉजिक है, सेम चीज फॉलो करनी है। देखो यहां पर तुम्हें करना क्या है, तो जो तुम्हारे पास नंबर ऑफ चॉइसेस, तो जो अभी अपन ने 2 प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, प्रॉब्लम 1 और प्रॉब्लम 2, ठीक है, इन्हीं के साथ अगर अपन मॉडिफिकेशन करेंगे ना तो अपन और प्रॉब्लम्स बना पाएंगे। बट ये जो 2 प्रॉब्लम्स थे ना यार, ये बेसिक पिलर्स थे, ठीक है, इस सेट के। जो एरे गेम प्रॉब्लम था ना, तो ये जो 2 इंट्यूशन मैंने डिफरेंट इंट्यूशन बताई, या मैंने जो फर्स्ट इंट्यूशन से सेकंड डिराइव की, तो ये तो जो ये सोचने का तरीका था ना, जिस तरीके से अपन ने रिकरेंस लिखा था और डिपेंडेंसी निकाली थी, बेस कंडीशंस को लिखा था इम्प्लीमेंटेशन करते वक्त, तो इसी अप्रोच को यूज करते हुए अपन इस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो मैंने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन किया पिछले प्रॉब्लम में। क्या किया कि अपन वही एटमोस्ट 3 एलिमेंट और मिनिमम 1 एलिमेंट चूज करेंगे, ठीक है, इन टोटल। बट इस बार मैंने कह दिया कि तुम दोनों एंड से सेलेक्ट कर सकते हो। मतलब कि मान लो तुम 2 एलिमेंट सेलेक्ट कर रहे थे, तो तुम दोनों यहां से कर सकते थे, पर अब तुम्हारे पास फ्रीडम है। हो सकता है तुम एक यहां से करो और एक यहां से करो, हो सकता है दोनों ही लेफ्ट से कर लो, हो सकता है दोनों ही राइट से कर लो, ठीक है, समझ रहे हो? तो तुम एटमोस्ट 3 या मिनिमम 1 चूज कर सकते हो, पर फ्रीडम है कि तुम लेफ्ट से भी करो, राइट से भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। तो अब तुम्हें बताना है कि प्लेयर कौन जीतेगा, क्या मैक्सिमम पॉइंट, वही सब, प्लेयर विद मैक्सिमम पॉइंट विंस, सो विच प्लेयर विंस, तो ये बताना है। तो मैं इसमें जो डिस्कस करने वाला हूँ, तुम ठीक है, इसमें तुम वही प्रॉब्लम 1 वाली अप्रोच भी लगाओगे, बट इसमें जब तुम प्रॉब्लम 1 वाली अप्रोच लगाओगे ना तो बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा। अब देखना, तुम लगा के देखना एक बार। मैं सीधा प्रॉब्लम 2 पे जंप कर रहा हूँ, ठीक है। तो अपन इन जनरल क्या देखते हैं कि चॉइसेस निकालते हैं प्लेयर 1 के लिए। क्या है, इन जनरल एरे लिखते हैं आई से लेकर जे इंडेक्स के लिए। इसमें लास्ट इंडेक्स फिक्स नहीं है, प्रीवियस प्रॉब्लम की तरह, तो मैंने जे मान लिया एन की जगह, ठीक है। तो पहला चॉइस हमारे पास प्लेयर 1 के पास क्या आती है कि भैया वो एक ही एलिमेंट सेलेक्ट करे। अब एक ही एलिमेंट करे, क्या क्या तरीका है कि या तो वो स्टार्ट से सेलेक्ट कर ले, आइदर 1 फ्रॉम स्टार्ट और 1 फ्रॉम एंड, पर या तो एक एलिमेंट यहाँ से चूज करे, फिर जो सब प्रॉब्लम आए उसके लिए आंसर निकाल दे वो, ठीक है। तो अपनी सब प्रॉब्लम इसके बाद क्या हो जाएगी, ये। तो अपन डिफरेंस निकालेंगे, ए आई को ऐड करेंगे और माइनस जो प्रीवियस प्रॉब्लम में कर रहे थे कि भैया प्लेयर 2 की चांस आ रही थी, तो माइनस ऑफ आंसर लिख रहे थे ना, तो वही सब लिखेंगे, आंसर ऑफ माइनस ऑफ आंसर ऑफ i+1 से जे तक। तो बेसिकली यहाँ पर अपन को करना क्या है कि हमारे पास 2 एंड है। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में क्योंकि मैं एक ही एंड पे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा था प्रीवियस प्रॉब्लम में, तो यहाँ पर मेरा एक ही इनपुट पास कर रहा था आंसर फंक्शन में, तो मेरा काम हो जा रहा था, क्योंकि मुझे पता था कि जो एंडिंग इंडेक्स है वो फिक्स्ड है। बट इस केस में ऐसा नहीं होगा। इस केस में मुझे 2D एरे बनानी पड़ेगी, क्योंकि मैंने तुम्हें बताया था कि सब कुछ डिपेंड करता है कि तुम फंक्शन में कितनी वैल्यू पास कर रहे हो, ठीक है। तो जो तुम्हारी करंट स्टेट है वो बता रही है स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन। यही 2 स्टेट अपन यूज करेंगे डीपी को डिफाइन करने में। जो डीपी 2D मैट्रिक्स बनाएंगे ना अपन, वो जो 2D बन क्यों रहा है वो इसी वजह से क्योंकि 2 पैरामीटर में पास कर रहा हूँ। अगर एक कर रहा होता तो 1D बनता, 3 कर रहा होता तो 3D बनता, ठीक है। तो अभी तो अपन इस पूरे सेट में सिर्फ 2D तक ही गए हैं। देखो तुमको आगे मैं दिखाऊंगा कि कैसे 3D पर भी जाते हैं अपन, ठीक है। तो अब अपन देखते हैं कि चॉइसेस क्या क्या थी। तो पहली चॉइस है कि भैया पहले एक एलिमेंट मैंने लेफ्ट से लिया, या फिर इसी में दूसरी चॉइस क्या है कि मैं एक एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ बट एक राइट से कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, देखो, सॉल्व आई कॉमा जे पास किया मैंने, याद रखना, स्टार्टिंग और एंडिंग इंडेक्स। सॉल्व क्या रिटर्न करके देगा मेरे को,
मैंने इसमें डिफरेंस वाली अप्रोच लगाई है, तो सॉल्व रिटर्न करके देगा मेरे को डिफरेंस बिटवीन दी प्लेयर 1 स्कोर एंड दी प्लेयर 2 स्कोर इन दी एरे फ्रॉम आई टू जे इंक्लूसिव। ठीक है, तो अपन वही मैक्सिमम लेंगे, हर एक चॉइस का मैक्सिमम लेते चलेंगे। एक चॉइस थी कि मैंने स्टार्टिंग से एक एलिमेंट लिया, ठीक है, तो मेरा सब प्रॉब्लम क्या टूटा, i+1 से j। भाई अगर तुम एक स्टार्टिंग में लोगे तो तुम्हारा ये तो टूटेगा, i+1 से जो j तक एरे जा रही है इसको सॉल्व करो, बट प्लेयर 2 की टर्न है तो इसलिए मैंने नेगेटिव लगा दिया। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, हो सकता है कि तुम जे चूज कर लो, तो यहाँ पे जे आएगा, ए ऑफ जे तुम ये वाला एलिमेंट चूज कर लो। तो प्लेयर 1 ने जब ए ऑफ जे चूज किया तो सब एरे क्या मिलती है अपन को, सब प्रॉब्लम क्या मिलता है, ए ऑफ आई से j-1 तक। तो मैंने उसको नेगेटिव करके लिख दिया, क्यों, क्योंकि प्लेयर 2 की चांस आ गई है। तो इसी तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। ठीक है, ये तो मेरी चॉइस एक थी जब मैं एक एलिमेंट चूज कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चॉइस कहती है कि मैं दो एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूँ। ये कितने तरीके से कर सकता हूँ, ये 3 तरीके से कर सकता हूँ। कैसे भैया, या तो तुम दोनों ही लेफ्ट से चूज कर लो, तो 2l मतलब दो एलिमेंट फ्रॉम लेफ्ट हैंड। ठीक है, 2r मतलब दोनों ही राइट हैंड से कर लो, 1l 1r मतलब एक तुम यहां से करो और एक तुम यहां से करो। ठीक है, क्योंकि अपने पास फ्रीडम है, इसमें अपन को लिमिटेशन नहीं दी हुई कि भैया एक ही एंड से करना है, दोनों एंड से कर सकते हो। तो इसलिए अपन अपने पास 3 पॉसिबल वेज है। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, भाई वैसे ही लिखोगे, ए ऑफ आई शुरू ये 2l डिनोट कर रहा है, तुमने दोनों ही लेफ्ट चूज कर लिए, तो प्लेयर 1 का स्कोर क्या हो गया, ए ऑफ आई प्लस ए ऑफ आई प्लस 1। सब प्रॉब्लम क्या टूट जाता है, i+2 से j तक। तो मैंने उसको नेगेटिव करके लिख दिया यहाँ पे, क्योंकि प्लेयर 2 की चांस आ जाएगी। अब इसी तरीके से मैं आगे भी लिखूंगा। अब मैंने लेफ्ट राइट के दो एलिमेंट चूज किए, तो क्या लिखूंगा, ए ऑफ जे प्लस ए ऑफ जे प्लस 1 j-1, और नेगेटिव करके लिख दिया यहाँ पे सॉल्व i से j-2, क्योंकि ये मेरी अब सब प्रॉब्लम आ गई। तो देख रहे हो कैसे मैंने रिकरेंस लिखा है, बड़ी प्रॉब्लम और छोटे प्रॉब्लम का सेम अप्रोच है ये, तुम खुद ही समझ रहे हो कि कैसे प्रीवियस क्वेश्चन ही यहाँ पे काम आया है। बस मैंने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर किया कि मैं दोनों एंड पे परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही तुम आगे भी लिख सकते हो ये भाई, कि जब तुम एक लेफ्ट से लो तो ए ऑफ आई, एक राइट से लो ए ऑफ जे प्लस सॉल्व ऑफ i+1 से j-1। ठीक है, अभी मैंने 3 एलिमेंट्स के लिए लिखा नहीं है, बट तुम इसको खुद ट्राई करो। ठीक है, और वीडियो के कमेंट में मुझे बताना अगर तुम्हें कोई दिक्कत आए तो। ठीक है, अगर आती है तो बता देना, मैं लिख के भेज दूंगा। ठीक है, मैं तुम्हें लिख के बता दूंगा कि क्या होगा इसकी जगह, पर एक बार तुम खुद से ट्राई करो। मैंने यहाँ पे लिख दिया है वैसे 3 ऑफ l 3 ऑफ r 2 ऑफ l। एक चीज याद रखना, ये तुम रिकरेंस लिख लेते हो ना, इसके बाद जब तुम इंप्लीमेंट करने जाते हो कोई भी चीज को, तो इंप्लीमेंट करते वक्त तुम बेस कंडीशंस का ध्यान रखना। ठीक है, तुम बेस कंडीशंस का ध्यान रखोगे ना, तो ही तुम्हारा आंसर सही आएगा, नहीं तो हो सकता कभी कभी रिकर्शन इन्फिनिट चला जाए। ठीक है, तो बेस कंडीशन का बहुत जरूरी से ध्यान रखना है। ठीक है, ऐसे ही जब तुम टेबुलराइजेशन से करते हो उस क्वेश्चन को सॉल्व, तो हमेशा स्मॉल प्रॉब्लम्स को पहले डिफाइन कर दो। स्मॉल प्रॉब्लम जनरली डिफाइंड होती है या तो 0 एलिमेंट्स के लिए, या 1 एलिमेंट्स के लिए, 2 एलिमेंट्स के लिए वो डिफाइन होती है। ठीक है, वो तुम टेस्ट केस में रख के देख लो यार, इसमें अगर एक एलिमेंट का होता तो क्या गेम में कौन जीत रहा होता, क्या होता, मतलब क्या स्कोर होता प्लेयर 1 का। तो ऐसे करके देखोगे ना तो तुम्हें दिख जाएगा। ठीक है, तो आई होप ये सब क्लियर कर पाया हूंगा मैं। ठीक है, इसमें और क्या मॉडिफिकेशन कर सकते थे अपन, देखो अब और मॉडिफिकेशन ऐसे कर दें कि प्रॉब्लम 1 जो था, प्रॉब्लम 1 क्या था, प्रॉब्लम 1 कह रहा था कि अपन पूरी एरे है, एक एक एलिमेंट चूज कर सकते हैं आइदर फ्रॉम लेफ्ट हैंड और फ्रॉम राइट हैंड। मैं कह रहा हूं कि तुम n एलिमेंट्स की एरे है, हर एक प्लेयर जो है वो k एलिमेंट सेलेक्ट कर सकता है। ठीक है, अब बताओ कौन जीतेगा। तो ये वापस से वही आ गया, बट तुम्हें इसमें करना क्या होगा। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन को पॉज करो एक बार और थोड़ा दिमाग लगा के सोचो कि इसमें क्या करेंगे। ठीक है, सेम चीज है, सेम चीज है। देखो मैं बता देता हूँ क्या इसमें क्या करेंगे अपन। यहाँ पे देखो कर रहे थे ना फर्स्ट प्रॉब्लम में, ये अपन ने इंट ऑफ i, j रखा था। यहाँ पे अगर मैं इंट ऑफ k और पास करा दूं, इंट ऑफ k और पास करा दूं, तो एक यहाँ पे बेस कंडीशन लगा दूंगा कि भैया अगर k 0 हो गया तो रिटर्न कर दो जो वैल्यू आई अभी तक। तो इफ k इक्वल्स टू 0 तो रिटर्न 0। ठीक है, अभी इसमें और मॉडिफिकेशन भी करने पड़ेंगे, बट मैं एक आइडिया दे रहा हूँ कि तुम कैसे इन तरह के क्वेश्चंस को मॉडिफाई करके ही तुमसे कॉन्टेस्ट में कुछ पूछ लेंगे, या इंटरव्यूज में बहुत पूछते हैं। ठीक है, तो इंटरव्यूज या कॉन्टेस्ट में ऐसे ही तुम्हें इसको मॉडिफाई करते करते पूछते रहेंगे। तो याद रखना कि जब भी मुझे एरे दी हो, ठीक है, और मुझे किसी एक एंड पे ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, कुछ सिलेक्शन परफॉर्म करना है, सम करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो तुम्हें क्या करना होगा, तुम
खेल के देखो उस गेम को, ठीक है। मतलब तुम्हारे पास ऑप्शन क्या क्या है, उस ऑप्शंस को एलिमिनेट करने के बाद जो मेरा बड़ा प्रॉब्लम है, क्या मैं जो सब प्रॉब्लम बचती है, जो मेरी सब एरे बची, क्या मैं उसको लिख सकता हूँ क्या सेम फंक्शन की मदद से? अगर लिख सकते हो तो पक्का वो उससे सॉल्व हो सकता है। तो काफी लंबी वीडियो हुई, ठीक है। आज इसको मैं यहीं तक रखूंगा, बट ठीक है, मैं काफी चीजें समझा पाया हूँ, मैं होप कर रहा हूँ इसको, ठीक है। अगर नहीं कर पाया तो मुझे नीचे कमेंट में बताना कि भैया ये वाली चीज समझ में नहीं आई, मैं कमेंट्स में क्लियर कर दूंगा, ठीक है। पर अगर वीडियो समझ में आया हो तो यार लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और जितना हो सके यार इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि जितना कंटेंट तुम लोगों को अच्छा लग रहा है ना, जितने तुम कमेंट्स में बताते हो, उसी एनर्जी के साथ फिर मेरे को बनाने का मन करता है। तो मैं और वीडियोस अभी, क्योंकि ये पूरी सीरीज खत्म करनी है मेरे को, तो ये मैं मोस्ट प्रोबेबली 15 से 20 वीडियोस के अंदर खत्म कर दूंगा, ठीक है। ऐसे ही अलग अलग सेट्स बताऊंगा मैं, ठीक है। हर वीडियो में हो सकता है एक सेट 2-3 वीडियो चल जाए, ठीक है। पर ये जो सेट था, ठीक है, वो था एरे गेम प्रॉब्लम्स। इन शॉर्ट अगर मेरे से कोई बोले इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो सिंपली एक एरे दी होगी, दोनों एंड में से या किसी एक एंड पे से कुछ प्रॉब्लम, तुम्हें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे, ठीक है। 2 प्लेयर होंगे, हो सकता है एक ही प्लेयर हो, बट किसी एक एंड पे या किसी 2 एंड पे कुछ कभी इधर से चूज कर रहे हैं, कभी उधर से चूज कर रहे हैं। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, उसमें सिर्फ एनालाइज करो बैठ के कि अगर मैं ये चूज करता तो मेरे पास क्या सब प्रॉब्लम आता, या सब प्रॉब्लम आता भी या नहीं आता। तुम्हें बस ये एनालाइज करना है और रिकरेंस लिखना है, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है।